हाय फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल ऑफ अभिषेक बंसल। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की। नाउ एज आवर एग्जाम्स आर नियर, सब बच्चों को एक ही चैप्टर का बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा डर था, सेबी। सो टिल प्रीवियस अटेम्प्ट मैं खाली इंपॉर्टेंट मार्क करवाता था, मैं नहीं कराता था, एंड आई एडमिट दिस फैक्ट एवरीवेयर, यू नो इट। बट अब क्या हो गया है कि वो सेक्रा और सरफेसी हट गया सिलेबस से। सरफेसी हैज़ बीन मूव टू पेपर नंबर 6D एंड फ्रॉम May 22, नॉट फॉर दिस अटेम्प्ट, December 21। तो हम सेबी सब के लिए यूट्यूब पर लेकर आ गए। नाउ एज यू सी ऑन द स्क्रीन, वो अपना जो ट्रेंड है हमारा, जो अपना USP है, दोस हैंड रिटन फॉन्ट्स एंड दोस हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मार्क्ड एज सच रेड कलर से। एंड जितनी भी चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा कितनी पढ़नी है कितनी नहीं पढ़नी है यहाँ पर। सो लेट्स टॉक अबाउट सेबी फर्स्ट। एंड ये आपको नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सो ये आपको नोट्स मिलेंगे साइट से। यू हैव टू गो टू Let's Learn India. When you go to letslearnindia.in, oh, this is result, amazing result. We've got year 1, 18, 30, 36, amazing result for July. And ये कौन सा, ये लास्ट अटेम्प्ट का Jan 21 का रिजल्ट था। सो go to free resources. मैंने go to free resources, आपको बहुत सारे नोट्स वहाँ पर मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स हैं अलग अलग चैप्टर्स के, फॉर इंटर ऑल्सो, फॉर फाइनल ऑल्सो। इसमें आपको 9 नंबर आई थिंक सेबी होगा, हाँ 9 नंबर सेबी। इफ यू सी दिस पार्ट, यू डाउनलोड इट फ्रॉम हियर। ठीक है, एंड शेयर इट टू मैक्सिमम पीपल। आ जाएगा वो, हो रहा होगा नेटवर्क इशू। फॉरवर्ड टू मैक्सिमम पीपल, जिससे जितने भी लोग इसको पढ़ेंगे उनको फायदा हो जाएगा वहाँ पर। एंड देखो, ध्यान रखना, किसी की मदद करोगे तो डेफिनेटली वो आपको दुआ जरूर दे के जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, डू लाइक, कमेंट, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट आप अपडेटेड रहो कि जब जब मैं कोई लेक्चर डालूंगा, यहाँ पर रिवीजन डालूंगा, तो आपको मैसेज आता रहेगा वो। ठीक है, सो डाउनलोड द नोट्स फ्रॉम www.letslearnindia.in। एंड अगर किसी को कोई फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए, कोई भंवर सर का, विशाल भट्टर सर का, DTIDT फॉर अपियरिंग, पेपर नंबर 6D आई टीच, कॉस्टिंग, संकल्प सर का फाइनल का, तो वो लेट्स लर्न इंडिया पे आपको मिल जाएगा। कूल है, आ जाइए, लेट्स स्टार्ट सेबी। तो देखो, पहले हमेशा ये एक क्वेश्चन आता था 6 मार्क के आसपास का। आई कुड अज्यूम कि वो शायद 1 या 2 मार्क आपको MCQ में आ जाए, तो 4, 5, 6 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 1 या 2 मार्क का आपको MCQ में। सेबी एक मॉडल से देखेंगे, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। सो जितना भी रेलेवेंट चीज़ है ना, वो मैंने यहाँ पर निकाल के रख दी है। वो नोट्स में डाल दिए जो भी चीज़ें पढ़नी है। पहले कंटेक्स्ट समझ लेते इसका है क्या एग्जैक्टली। तो सर व्हेन यू टॉक अबाउट सेबी, अब मुझे नहीं पता कि वो, देखो सेक्रा आता था 4-5 मार्क का, सरफेस से आता था 4-5 मार्क का, तो मेरा 8 मार्क कहाँ एलोकेट होगा? वेदर योर ओल्ड सिलेबस, वेदर योर न्यू सिलेबस, दिस वीडियो इज कॉमन फॉर बोथ ऑफ यू। ठीक है, ध्यान रखना, पीपल अपियरिंग फॉर December 21 एंड ऑनवर्ड्स, May 22, November 22, आपके लिए भी वीडियो कॉमन होगा। कुछ अगर चेंजेस आएगा तो मैं आपको वो यूट्यूब के माध्यम से बता दूंगा, बाकी द वीडियो रिमेन्स द सेम। तो जो सेबी है ना, सेबी कहाँ एलोकेट होगा? वो जो 8 मार्क है सेक्रा सरफेस का, किसी को नहीं पता। इट कुड बी फ्रॉम कॉर्पोरेट, फॉर अलाइड, मतलब होना चाहिए वो इक्वल अलाइड में। तो वो सेबी में जाएगा, वो फेमा में जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में जाएगा, ओल्ड सिलेबस बैंकिंग इंश्योरेंस में जाएगा, किसी को नहीं पता वहाँ पर। तो हम मान के चलते इसकी वेटेज शायद आपके 10 मार्क से लेके 12 मार्क हो जाएगी, ये हम अज्यूम करके चलते। शायद 4 मार्क इंस्टीट्यूट IBC में शायद पूछ ले, फेमा में पूछ ले, क्योंकि वो पूछ सकता है वहाँ पर। अच्छा, सेबी के 2 भाग है बेटा। एक आपको सेबी एक्ट है, दैट्स 1992, जिसमें कुछ नहीं है, प्रोविजन से, चेयरमैन की बातें, पेनल्टी की बातें, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट से क्या क्या होती है, डायरेक्शन सेबी देगा, कैसे लिस्ट होते हैं, कैसे अनलिस्ट होते हैं, वो सारी बातें सेबी एक्ट में आएंगी। दूसरा आपके रेगुलेशन से LODR। नाउ व्हेन टॉक अबाउट LODR रेगुलेशन, बॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लास्ट 3 अटेम्प्ट के ट्रेंड देखेंगे तो LODR ही पूछा है इंस्टीट्यूट ने, LODR ही पूछा है, बिकॉज ये लेटेस्ट चीज़ है, थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ है। इसमें इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारी चीज़ें पूछने के लिए, गेम इसी पर आता है। द बेस्ट पार्ट, ये आपके ऑडिट के साथ कॉमन है। ऑडिट आपके ऑडिट के साथ ये कॉमन है। हाँ सर, ऐसा सुना तो था, एक चैप्टर हम लोग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड LODR, तो ये आपके ऑडिट के साथ कॉमन है। तो जिन्होंने अगर ऑडिट में LODR नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ लीजिए।
आपने अगर यहाँ पढ़ लिया, आपको वहाँ पढ़ने के पूरा सेम है, वहाँ पर तो और एक्स्ट्रा पार्ट आ जाएगा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पर जो जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एलओडीआर की जो रेगुलेशन है सारी, वो हम यहाँ रिविजन कर लेंगे। अगर आपने वहाँ पढ़ रखे यहाँ पर रिविजन कर लीजिए। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बोलूँ तो मान लीजिए 5 से 6 मार्क यहाँ से इंस्टीट्यूट पूछ लेगा, इट कुड बी 4 मार्क का डिस्क्रिप्टिव, 2 मार्क का एमसीक्यू, और 4 से लेके 6 मार्क यहाँ पूछ लेगा एक्ट के तहत। अच्छा, तो नोट्स का मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने स्कोप बता दिया क्या करना है अपने को। सो सेबी के जितने भी पार्ट्स आएंगे, मुझे नहीं पता कितने पार्ट्स में रिकॉर्ड करूंगा, तो जनरली आई कीप अ ट्रेंड ऑफ लाइक 1.5 आवर अप्रॉक्स 1.5 आवर लेक्चर, क्योंकि ज़्यादा वो तोड़ 2.5 घंटे का लेक्चर था, एंड तक पहुँचते आधे बच्चे दम तोड़ देते, पहुँचते नहीं वहाँ पर। तो अपन 1-1.5 घंटे का करेंगे, 2 पार्ट 3 पार्ट जितने भी बनते हैं उतने में आपका सेबी हो जाएगा। ठीक है, एलओडीआर पे ज़्यादा वेटेज देना, क्योंकि लास्ट ट्रेंड में वो है, लेटेस्ट चीज़ें वो है, लिस्टेड कंपनी के लिए प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंस उनसे का ही है। आई मीन एक्ट ठीक है, गवर्न करना पड़ेगा अपने को इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट येस प्रैक्टिकली एलओडीआर की ज़्यादा वेटेज होगी, एग्जाम के लिए भी एलओडीआर की ज़्यादा वेटेज होगी, प्लस अपने ऑडिट में भी काम आएगा आपको। तो जो बच्चों ने अपने से ऑडिट नहीं किया, बेटा 2 रुपया स्विस बैंक में भिजवा देना मेरे, ठीक है, ध्यान रखना इतना चीज़, क्लियर। अच्छा, नाउ सो आई विल बी डूइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो मैंने आपको नोट्स उसमें से, प्लस 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 मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक दिख रहा होगा वहाँ पर, देखना बाद में। तो फॉर सेबी क्वेश्चंस, तो मैंने कुछ 6 महीने पहले प्रीवियस था, हमने कुछ सेबी के पास क्वेश्चंस किए थे, पास क्वेश्चन, ठीक है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। रीजन बीइंग कैसा है कि वो जो क्वेश्चंस है ना, वो पास क्वेश्चन जितने भी आए हुए थे सारे करा देते उस टाइम पे। तो पहले हम लोग खाली क्वेश्चन ही करके जाते थे, बराबर। अब अपन क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी कर रहे हैं, एलओडीआर भी कर रहे हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस का आपको अगर किसी को करना है तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। नोट्स उस वीडियो में बताया गया कि कहां से नोट्स मिलेंगे आपको, वो भी कूल है। सो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर ऑल द अपडेट्स। दुआ में याद रखना। आ जाइए हम शुरू कर दें। तो द ट्रेंड वैसे रहेगा अपना, पहले अपन क्या करेंगे, एकदम सर जिसमें अपन घुस जाए चैप्टर में, पहले अपन वो कॉन्सेप्ट करेंगे। अब शुरू में अगर मैं आपको सेबी एक्ट सिखा दूँ तो आधे बच्चे तो सीधा डिसलाइक, अनसब्सक्राइब, ब्लॉक, नहीं चाहिए हम लोग को, पढ़ने का ही नहीं है, ठीक है। तो अपन करेंगे पहले इजी वाला पार्ट निकालिए। पहले अपन कर रहे हैं अपना एलओडीआर का पार्ट, एलओडीआर का पार्ट। दैट्स पेज नंबर 31। अगर आपके पास शीट है सामने एलओडीआर की रिक्वायरमेंट्स, पेज नंबर 31। सो इट्स 46 पेज शीट, जिसमें से 30 तो आपके वो एक्ट के बाद है, बाकी 16 पेज हमारे क्या है, वो एलओडीआर की रेगुलेशन से। करें शुरू। काम की बात है सारी बेटा, काम की बात है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इट्स सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला चीज एप्लीकेबिलिटी। सर सेबी किसको एप्लीकेबल है? सर इट्स एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड एंटिटी। वो लिस्टेड एंटिटी ने क्या लिस्ट कर रखा है? सर एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी, कुछ भी लिस्ट कर रखा है, कुछ भी लिस्ट कर रखा है। किधर किधर? सर या तो मेन बोर्ड, जैसे जो लोग आजकल करते हैं ना, अपना एफएनओ करते होंगे, इंट्राडे करते होंगे, जीरोधा, 5paisa.com, अपस्टॉक, ग्रो, बराबर। मार्केट भाग रहा है, तुम भी कर रहे होंगे ट्रेड। भैया सीए के बच्चे पगला जाते हैं, सारा एग्जाम पास में, सर क्या फर्क पड़ता है, आधा घंटा इंट्राडे कर लेते, पैसा कमाते हैं। सो वेरेवर यू ट्रेड, वो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो मेन बोर्ड होता है, वो आपका मेन बोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर अपन ट्रेड करते हैं, मेन बोर्ड उसको बोलते हैं। फिर एसएमई एक्सचेंज होता है। तो एसएमई एक्सचेंज में कहते हैं यू डोंट बाय शेयर्स, यू बाय लॉट बेसिकली। तो मेजॉरिटी अहमदाबाद की जो कंपनीज है वो सारी एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड है वहाँ पर। तो छोटी मोटी जो कंपनीज होती है वो एसएमई एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। एक होता है आईटीपी, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। वहाँ पर क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, एफआईज होते हैं, वहाँ पर बाय सेल करते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी होती है वहाँ पर। तो क्या बोलते हैं सर, दिस रेगुलेशंस अप्लाई टू अ लिस्टेड एंटिटी, इट इज एप्लीकेबल टू अ लिस्टेड एंटिटी, listed entity which has listed any of the following securities on a RSC। क्या सर? पहला है स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन, या तो मेन बोर्ड पे, या तो एसएमई एक्सचेंज पे, या तो आईटीपी पे। सर लिस्टेड एंड सिक्योरिटीज, मतलब सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड और एसएमई एक्सचेंज और आईटीपी। सर या तो आपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज लिस्ट कर रखी होगी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, सब परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सर या तो आईडीआर लिस्ट होगा कहाँ पर, सर या तो सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्ट होगा, या सिक्योरिटी रिसीट्स, सरफेसी वाली, अगर किसी ने सरफेसी पढ़ रखा है तो, म्यूचुअल फंड्स, एंड मेरा फेवरेट एनी अदर। तो ये हो गया आपका पहला आंसर। आई बी गिविंग यू मार्किंग, कितने कंटेंट आपने को पढ़ने। तो ये पहला आंसर क्या बोलते हैं सर, सेबी एलओडीआर इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। क्या है सर? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द मेन बोर्ड, एसएमई एक्सचेंज, आईटीपी। नंबर 2,
NCDs, that's non-convertible debt securities, non-convertible preference shares, perpetual debt instruments, non-cumulative preference shares, IDRs हो गया आपका, securitized debt instruments हो गया, security rates units of mutual fund और any other 4 मार्क का आंसर ये. फिर बताओ listed entity क्या होता है? All these are RTP types. RTP बेटा क्या होता है सर? Read if time permits. Read if time permits. समय अगर आपको आ गया तो वैसी चीजें पढ़ सकते हो. Listed entity means which has listed on a recognized stock exchange the designated securities issued by it or designated securities issued under schemes managed by it as per the listing agreement. Listing agreement क्या है? वो जो LODR जो बना है पहले हम लोग क्या बोलते थे? क्लॉज 49 लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते थे. अब लिस्टिंग एग्रीमेंट की चीज उठा के वो LODR में डाल दी. तो रेगुलेशन नंबर याद होते तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हो एज पर द रेलेवेंट रेगुलेशन, क्योंकि देखो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. सेक्शन नंबर है सर रूल्स नंबर है, फिर सब सेक्शन है सर, फिर उसके क्लॉज है, क्लॉज के सब क्लॉज है सर, डेज है सर, फॉर्म नंबर है सर. कितना याद करा? इतना सा तो दिमाग है अपने पास, बराबर. तो ये जो पार्ट है खाली वो गाना गा रहा है कि लिस्टेड एंटिटी क्या होता है. डेफिनेशन का पेपर आता नहीं, वैसे भी पूरा केस बेस्ड पेपर है. तो ये आपका RTP है, ठीक है ना. पहला आंसर हो गया हमारा. पहला है आपका एप्लीकेबिलिटी. नंबर टू इज योर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. क्या बोलता है? कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड. सर बोर्ड कैसे बनना चाहिए? ध्यान रखना हमेशा मतलब थ्रू आउट द चैप्टर जो मैं कराऊंगा आपको, मतलब जो करा रहा हूं मैं, हर प्रोविजन सर एक ही कंपनी को एप्लीकेबल है. कौन सी कंपनी सर? लिस्टेड कंपनी. कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी. ए सर ए पब्लिक के प्राइवेट? बाबू पब्लिक. ए सर प्राइवेट कंपनी की भी तो लिस्टेड हो सकते हैं ना. प्राइवेट कंपनी की वो बॉन्ड्स लिस्ट होते हैं, तो उनको नहीं एप्लीकेबल. सिंपली हमेशा अज्यूम करके चलेंगे इट इज एप्लीकेबल टू एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी. ठीक है सर. क्या कहता है ये? इट सेज देयर शुड बी एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन सर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. देयर शुड बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ सर एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मतलब सर एग्जीक्यूटिव बोले तो कौन? बेटा देख, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? जो रोज आता है, रोज काम करे. सभी हमारी कंपनी AB लिमिटेड, वी आर इन एजुकेशन. सो मैं रोज आऊंगा, टाइम टेबल बनाऊंगा, क्या पढ़ाने का, किसको पढ़ाने का, कौन पढ़ाएगा, कौन टीचर पढ़ाएगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा. एग्जीक्यूटिव. प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट को बुला रहा है, भाई तू आ जा मेरा कभी कभी आके देखते जाना कैसा कर रहे हम लोग काम. वो नॉन एग्जीक्यूटिव. बाहर वाला इज नॉन एग्जीक्यूटिव. बाहर वाला नॉन एग्जीक्यूटिव, घर वाला एग्जीक्यूटिव. जिसमें से एक क्या चाहिए मेरे को? एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर मेरे को चाहिए. एक क्या है? संभाल लेगी सबको. देखो घर में एक आ जाए, ठीक है, अगर बीवी आ जाए, मम्मी है, तो क्या पूरा घर कंट्रोल में रहता है ना. वैसे सेम एक आ जाए. अच्छा है बोला एटलीस्ट वन. बॉयज को समझ रहा होगा. गर्ल्स प्लीज मेरे को चप्पल जूता उठा के सैंडल मारना मत. बट ठीक है, आई एम सॉरी अगर आपका सेंटीमेंट हर्ट हो रहा है, बट वो फैक्ट है. अच्छा एटलीस्ट वन ही बोला है. एंड अच्छा सर एटलीस्ट वुमन डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव होनी चाहिए कि नॉन एग्जीक्यूटिव? एग्जीक्यूटिव के नॉन एग्जीक्यूटिव सर कोई भी चलेगी. घर वाली हो, बाहर वाले से कोई भी चलेगा अपने को, तो कोई दिक्कत नहीं है सर. बहुत सिंपल है. ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, उसमें से एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए. कोई भी हो सकती है वो, विद नॉट लेस देन 50%. मतलब मिनिमम 50% कौन होना चाहिए सर? बाहर वाले होने चाहिए. बाहर वाले मिनिमम 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. सो दैट शुड बी ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, एक वुमेन डायरेक्टर जो कोई भी चलेगी, एंड 50% शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बाहर वाले होने चाहिए. फिर वो क्या बोलते हैं? देखो भी, अगर मेरे जो चेयरमैन साहब है सर, मतलब अगर मेरा जो चेयरमैन है चेयरमैन बोर्ड का, वो क्या है सर? नॉन एग्जीक्यूटिव. अक्का लगा नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब घर वाला के बाहर वाला? सर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बाहर वाला. तो अक्का लगा अगर मेरा चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब बाहर वाला है, तो सर मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए? सर अगर चेयरमैन बाहर वाला है मतलब वो खुद भी मतलब बायस नहीं होगा, मतलब इंडिपेंडेंट सही होगा, फेवरिज्म नहीं करेगा, वो बाहर वाला होगा, तो वो संभाल सकते हैं ना. तो सर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए सर? आपको 1/3 शुड बी योर ID. क्या बोलेंगे अपन? 1/3 शुड बी ID. अच्छा सर अगर मेरा जो चेयरमैन है वो अगर एग्जीक्यूटिव है, अगर मेरा चेयरमैन है क्या सर? एग्जीक्यूटिव मतलब घर वाला है, साला वो तो कंपनी को अपने हिसाब से चलाएगा. तो मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सर वहां पर ज्यादा चाहिए ना. ज्यादा कितने ज्यादा चाहिए सर? मेरे को चाहिए वहां पर हाफ शुड बी ID. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है. It says I am ignoring the regulation number in case if you want to remember you can remember, but I would advise 4 मार्क का आंसर आने वाला. ठीक है, रेगुलेशन कितना याद करोगे? पगला जाओगे. सो द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, जो याद करने होगी रेगुलेशन में करवा दूंगा आपको. द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. मतलब क्या? बाहर वाला.
देन एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ द बोर्ड शुड कंप्राइज ऑफ आईडी, मतलब वन थर्ड अपने को चाहिए। देखो नीचे चार्ट वही बनाया हुआ है। सर अगर चेयरपर्सन क्या बोलते हैं, कंपनी डज नॉट हैव अ रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मतलब रेगुलर नॉन एग्जीक्यूटिव नहीं है तो कौन है, एग्जीक्यूटिव है। देन सर एटलीस्ट हाफ शुड बी आईडी, एटलीस्ट हाफ शुड बी आईडी। लॉजिक लगा चलने का देखो, क्योंकि आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ये केस इंटरप्रिटेशन में आ सकता है, 2 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर सर मेरा चेयरमैन घर वाला है तो आईडी ज़्यादा चाहिए, 50% चाहिए। सर अगर मेरा चेयरपर्सन मेरा बाहर वाला है सो आईडी कितने चाहिए, 1/3 चाहिए। सर देख लो हाफ मतलब एटलीस्ट हाफ मतलब बेटा कितना होता है 50%, 1/3 मतलब बेटा 33%। जो बोलो ना 66.67 बेटा आपको है ना मैथ्स का क्रैश कोर्स करना पड़ेगा, फास्ट ट्रैक बैच जरूर कीजिएगा आपको। देन अब नहीं चला पॉइंट मस्त टाइम पास है। सर मेरा जो चेयरपर्सन है ना, चेयरपर्सन कौन है, बाहर वाला नॉन एग्जीक्यूटिव। सो अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो मेरे को आईडी कितने चाहिए सर, 1/3 चाहिए। बट क्या है सर, उसका रिश्ता है, वो जानता है किसको, या तो वो प्रमोटर है खुद, या तो वो प्रमोटर को जानता है, या तो वो डायरेक्टर को जानता है, या फिर 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर को जानता है, 1 लेवल बिलो द बोर्ड उनको जानता है। सर चेयरपर्सन क्या है, मेरा बाहर वाला है, मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव, पर क्या कुछ रिश्ता बन गया उसका किसके साथ, या तो वो खुद प्रमोटर है, मतलब जो प्रमोटर था फिर वो हमारे चेयरपर्सन बन गए, या फिर वो प्रमोटर को जानता है, या डायरेक्टर को जानता है, या 1 लेवल बिलो द बोर्ड लोग को जानता है, तो रिश्ता बन गया ना। जनरली तो अपने को 1/3 आईडी चाहिए, पर जब वो रिश्ता बन जाएगा तो कितने चाहिए अपने को, सर हम लोग को डाउट है कि वो फेवर करेगा, वहां पर वो सब फेवरिज्म आ जाएगा। सो आप एक काम करो, हाफ आईडी ले लो, हाफ आईडी। इट सेज वेयर regular non-executive chairperson is a promoter of the listed entity or is related to any promoter or a person occupying positions at the level of board or 1 level below the board, then at least half should be ID, at least half should be ID। जनरली 1/3 चाहिए, पर अगर रिश्ता बन जाएगा तो हाफ शुड बी आईडी। खत्म। देन ये वाला जो डब्बा है बेटा, ये RTP समय अगर आपको देते हैं आप ऐसी चीजें पढ़ सकते, इट्स रीरेफ टाइम परमिट्स। तो इफ से लेके 2013 तक, क्लियर। ये लाइन बहुत इरिटेट कर रही है मेरे को भी, है ना, तुमको भी ना, मेरे को पता है, रुक जाओ हटा दो इसको। अब सर एज लिमिट क्या बोलता है ये, ध्यान सुना। मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर शुड बी 21 years। नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू डायरेक्टरशिप ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सी कंपनीज एक्ट की जब मैं बात करता हूँ, अपन कंपनीज एक्ट की मैं खाली आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, सेबी एलओडी में कोई रेलेवेंस नहीं उसका, ठीक है, मतलब चीज़ें आएगी कंपेरिजन करने के लिए, बट हमेशा अपने को अगर कंपनी है लिस्टेड कंपनी है तो माई बाप कौन, लिस्टेड का माई बाप कौन है सर, सेबी, तो सेबी फॉलो होगा। कंपनी से भी गवर्न करना पड़ेगा, पर अगर कहीं भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है तो हमेशा बाप जीतेगा, बाप होता है, बेटा तो सेबी एलओडी जीतेगा। सर मिनिमम एज ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पर बात करते हो, अपन हमेशा बात करते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, मेरे को खाली डिन चाहिए, डिन कितने साल की उम्र में थे, 18 साल की उम्र में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर 18 बोलते हैं, लिखा हुआ नहीं है कंपनी से एक में, पर हमेशा वो अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि डिन लेना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, अगर डिन लेना पड़ेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सीजे के साथ फॉर्म भरना पड़ेगा DIR3, तो 18 साल का होगा तो साइन करेगा वो। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए 21 साल की उम्र है, 21 साल की, मैक्स एज 75 साल, मैक्स एज 75 साल। अच्छा ध्यान रखना, आधे बच्चे कहेंगे अरे सर MD जैसा है ना, बेटा MD जैसा नहीं है, प्लीज डोंट कंपेयर। MD में 70 साल है, MD में 70 साल, यहाँ पर 75 है। MD में 70 साल मैक्स एज है, यहाँ पर क्या है 75 ईयर्स। अच्छा लॉजिक वही है कि तुमको 75 के ऊपर का कोई बुढ़ाऊ चाहिए, सॉरी सीनियर सिटीजन, आई एम सो सॉरी, सीएसए के सेंटिमेंट्स हट हो गए होंगे। सर वी वांट समवन एजेड पर्सन विच इज लाइक अराउंड 80-82 ईयर्स, आई वांट दैट, ठीक है, ऐसा पास करवा लो along with the justification why you want to appoint that chap। अगर मैक्स एज क्या बोलता है, मिनिमम इज 21, मैक्सिमम इज 75, तुमको 75 के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमको रतन टाटा जी चाहिए, अरे सर क्या बाप विजन है, क्या बाप मार्केटिंग है, मेरे को रतन टाटा चाहिए हमारे बोर्ड पे एज आईडी, सॉरी एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो क्या बोलते हैं एसआर पास करवाओ एंड जस्टिफिकेशन लेकर आओ कि भैया उनको क्यों आप अपॉइंट करो, जस्टिफिकेशन लेकर उनको क्यों आप अपॉइंट करो, क्लियर। अब यहाँ पर एक हिडन एडजस्टमेंट आती है आपकी, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता का, मैं आपको बता देता हूँ हिडन एडजस्टमेंट क्या है। माय क्वेश्चन टू यू चैंपियंस, मेरे को जरा बताओ, एग्जीक्यूटिव की मिनिमम एज 21 है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, नॉन एग्जीक्यूटिव में मिनिमम एज 21, मैक्सिमम एज 75, मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैक्स एज चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मैक्स एज, मिनिमम तो ठीक है 21 आपने पढ़ रखा होगा, मैक्स एज चाहिए मेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की,
75, 70 नहीं है, 75 है सर। कैसे? देखो हर कंपनी में दो प्रकार के डायरेक्टर होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है नॉन एग्जीक्यूटिव। अगर आपने सर वो जो 6 कंडीशन दे रखी है कंपनीज एक्ट की, या वो सेबी ऑर्डर में मिलेगी आपको 149 सबसेक्शन 6 वाली, वो अगर आपने पूरी कर दी तो यू आर अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप क्या बन जाओगे? आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा वो 6 कंडीशन पूरी नहीं की, कोई बात नहीं, यू आर अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब कहते हैं बाहर वाला। आप जब बाहर वाले हो, आपने वो 6 सब कंडीशन जो दे रखी है ना 149 सबसेक्शन 6 में, वो पूरी कर दी तो यू विल बिकम आईडी। सो मतलब यहां पर एक इंटरप्रिटेशन आती है कि एवरी आईडी हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मे और मे नॉट बी आईडी। एवरी आईडी हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, बट एवरी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मे और मे नॉट बी द आईडी। समझा आपको चीज ये? तो ये खाली आपको समझने के लिए ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एज सच मैक्स एज नहीं लिखी हुई है, पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव होता है क्योंकि बाहर से वाला होता है वो भी, बराबर। कोई भी रिश्ता विश्ता नहीं होना चाहिए, तो उसकी वो हिडन एडजस्टमेंट हो जाएगी कि 75 ईयर्स की मैक्स एज होगी। एमडी की 70 साल होती है, एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर, वो जो कंपनीज एक्ट में अपन 196 में पढ़ते हैं। कूल है। फिर सर डिस्क्लोजर अबाउट द रिलेशनशिप। अरे भैया रिश्ता है, बताओ तो सही कि तुम्हारा माल है, बता दिया करो, देखो और उठा के लेके जाएगा। सर ऑल द डिस्क्लोजर का जो इंटरेस्ट होता है डायरेक्टर का, इट शुड बी मेड इन द एनुअल रिपोर्ट, द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, द प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर ऑफ इशुएंस एंड रेटेड फाइलिंग्स मेड टू द स्टॉक एक्सचेंज वेयर द कंपनी इज लिस्टेड। तो एनुअल रिपोर्ट में बोलो और एक्सचेंज को भी इंटीमेट कर दो, टाइम पास है। फिर चेक करो तुमको आता है क्या। वैकेंसी इन द पोस्ट ऑफ आईडी शुड बी फिल्ड विद इन 3 months, और वहां लिख दीजिए, और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग सेम पॉइंट आता है, विच एवर इज लेटर, whichever is later. Vacancy in the post of ID, so next board meeting or 3 months, whichever is later. Next board meeting or 3 months, whichever is later. Then next क्या कहता है, बोर्ड मीटिंग एंड इन्फॉर्मेशन टू बी गिवन टू द बोर्ड। बोर्ड मतलब सर सेबी की बात हो रही है, माई बाप सेबी रहेगा। सेम पॉइंट है सर जो कंपनी सेक्ट में पढ़ते अपन, सर मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, मैक्स गैप 120 डेज, मैक्स गैप 120 डेज। ए भाई गैप होना चाहिए कि हो सकता है? भाई गैप होना चाहिए, हो सकता है सर, गैप हो सकता है, कम हो तो भी चल जाएगा ना, मैक्स गैप है मैक्स। अरे सेम बोर्ड मीटिंग वाला ही हो जो कंपनी सेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। वो लोग लेकर आगे लाइन, मतलब कॉमन कर दिया कंपनी सेक्ट और सेबी को। पहले कोई डिफरेंस होता था, अभी उसको लोग स्ट्रीमलाइन कर दिया, क्योंकि वैसे भी अगर वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा तो भी हमेशा सेबी फॉलो होता था, बराबर, तो स्ट्रीमलाइन कर दिया। रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट आरटीपी, सर दिया ही क्यों आपने? भाई देखो कैसा कि जो अपने वाले उनको तो क्या भरोसा हो जाता है, बाकी जो आते हैं ना बाहर से महंगे वालों के, वो बोलते सर मेरे सर की बुक में तो था, मेरी मैडम की बुक में तो था, आपकी बुक में नहीं है। तो मैं बोला है मेरी बुक में, देख लो है। आप श्रद्धा अनुसार पढ़ सकते हो, जैसे खाने में नमक स्वाद अनुसार, वैसे ये कॉन्सेप्ट नमक अनुसार पढ़ सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं सारे आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पर मेरा सेकेंड आंसर बनता है बेटा कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। तो ये एज लिमिट वाला पॉइंट उसमें आ जाएगा, तो सेकेंड आंसर खत्म हो गया आपका। थर्ड कमिटी, थर्ड आंसर कमिटी। भाई ध्यान से सुनना भाई, कमिटी। मैं अगर कंपनी का एक डायरेक्टर हूं, एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, सर आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो? इफ यू टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट 20, बराबर, अपन 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। सेक्शन 165 फिर वो बंटवारा करेंगे पब्लिक प्राइवेट, मैक्स 10 पब्लिक एंड द बैलेंस वुड बी प्राइवेट, याद ऐसा कुछ 165 में लिखा हुआ है। अब ये क्या बोलते हैं, कमिटी। कमिटी जैसे ऑडिट कमेटी होती है, नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी होती है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी होती है। सर उन कमेटी के अगर आपको मेंबर बनना है, कितना? सर 10 अलाउड है। अ पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ कमेटी मैक्सिमम 10, मैक्स 10। सर नेता बनना है चेयरपर्सन, चेयरपर्सन इज 5 अक्रॉस ऑल द कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर, अक्रॉस ऑल द कंपनीज इन विच ही इज अ डायरेक्टर। मतलब जैसे कि मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज में, मैंने ऑडिट कमेटी में भी हूं, मैं एनआरसी में भी हूं, मैं एसआरसी में भी हूं, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। तो ये 3 काउंट हो जाएगा। इट्स नॉट पर कंपनी, इट्स पर कमेटी। तो 3 मेरा यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गया। अब मैं टीसीएस में भी बन गया वहां पर, तो वहां पर जितने भी कमेटी थे 4-5 में वहां पर, तो यहाँ पर 3, वहां पर 4 में बन गया दूंगा, तो 7 खत्म हो गए मेरी। सो आप मेंबर बन सकते हो सर मैक्सिमम 10 कमेटी में अक्रॉस ऑल द बोर्ड ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। अच्छा चेयरपर्सन बनना है तो 5, चेयरपर्सन बनना है तो 5, आपको नेता बनेगा तो 5 में। अरे भाई चेयरपर्सन हो आप, कितनी कमेटी संभालोगे? अगर मैं कहता हूं मैं यहाँ पर ही अज्यूम करो, एक है इन्वेस्टर ग्रीवियंस कमेटी है, एक है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी, मैं यहाँ पर बन गया 500 का चेयरपर्सन, तो खत्म,
फिर टीसीएस वाले कितना भी मेरे पाव पढ़ ले रहे हैं, ये भी सर आप आ जाइए, नहीं भैया मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 5 की, ठीक है। सो कैसे याद करने का मैं आपको रूल बताता हूं। नेता 5, सेनापति 10, सैनिक या प्रजा बोल दीजिए 20, 5 का डबल 10, 10 का डबल 20। सर 20 कहां से आया? डायरेक्टर। खाली वो रिलेशन याद करके बता रहा हूं आपको। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 5 चेयरमैन है, 10 मेंबर है, ये सब अपन देखेंगे। कमिटी अक्रॉस ऑल दी बोर्ड, 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकते हो। चेयरमैन सर नेता, मेंबर मतलब सेनापति कमेटी का, 20 मतलब सर वो प्रजा, हर जगह फैल जाओगे आप 20, ठीक है। प्यादे बोलते अपन चेस में जैसे वैसे। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, जस्ट टू रिमेंबर दिस आंसर, ठीक है। Sir, for purpose of considering the limit of committees in which the directors can serve, all listed, unlisted public company will be included. That's logical. But other companies, private companies, foreign companies, section companies will be excluded. वो जो अपन 20 की जो बातें करते हैं उसकी बातें हैं सारी. Then only रेगुलेशन 26 में मजा आ गया। ओनली 2 कमिटीज, यहाँ पर एक नया रूल आया, ओनली 2 कमिटीज, दैट इज ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी shall be considered for the purpose of limit, that is members of other committees will not be considered, will not be considered मतलब एनआरसी को काउंट नहीं करना है, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस, देन सेक्सुअल हरासमेंट, उन सबको काउंट नहीं करना है। खाली किसको काउंट करना है अपने को? ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी। ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी, जब अपन लिमिट देखेंगे तो किसको काउंट करेंगे? ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लो, ये पहले मतलब ये उसमें नहीं लिखा होता था हमारे ऑडिट वाले पार्ट में। तो ऑडिट कमिटी एंड स्टॉक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, उन्हीं को काउंट करते हैं अपन कमिटीज के लिए। जब अपन देख रहे हैं मेंबरशिप एंड चेयरपर्सन, तो 2 को काउंट करें, ऑडिट कमिटी एंड एसआरसी को। देन ऑडिट कमिटी, द कंपनी विल फॉर्म एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, सारी रेगुलेशन 18 में लिखी हुई है। ऑटीपी पॉइंट नंबर 4, आगे मिलेगा अपने को क्या क्या करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी, ध्यान से सुनना भाई। रेगुलेशन 24, ये याद करना पड़ेगा, रेगुलेशन 24 ऑफ सेबी एलओडीआर, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 क्या कहता है? ध्यान सुनना। मेरी लिस्टेड एंटिटी है, मेरी एक सब्सिडरी है, मैं एबी लिमिटेड, हम लोग एक लिस्टेड एंटिटी है, हमारी एक सब्सिडरी है बेबी लिमिटेड, ठीक है, बेबी लिमिटेड, हम लोग कौन है? लिस्टेड। तो सेबी एलओडीआर हमको एप्लीकेबल। अज्यूम करके बेबी लिमिटेड भी लिस्टेड होती तो उनको भी सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल होता, करेक्ट। तो वो अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट्स पूरी करते। ये जो पॉइंट है जो अपन कर रहे हैं अभी, ये कहता है कि सर अगर आप लिस्टेड हो एंड आपकी जो सब्सिडरी है, क्या है? आपकी सब्सिडरी है वो क्या है सर? वो मटेरियल है। क्या है वो? आपके लिए मटेरियल है एंड वो अनलिस्टेड है। क्या है वो? अनलिस्टेड मतलब यूएमएस, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। सो पहले अपन समझेंगे सब्सिडरी क्या होता है। सब्सिडरी कितने परसेंट पे बनता है बेटा? सर मोर देन 50% पे, या फिर कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को कंट्रोल कर रहा है, बराबर, वो आईपीसीसी की बात है। मटेरियल कितना परसेंट होगा सर? मटेरियल की डेफिनेशन दी है पर ये नाम सर, मतलब सर क्या है कि मटेरियल मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट, मतलब मैं अगर 100 रुपये कमा रहा हूं, मतलब मेरा जो नेटवर्थ है वो 100 रुपया है, तो सर मेरे को 20%, मेरा 20% के ऊपर बेबी लिमिटेड मेरे लिए, मेरे 100 रुपये के नेटवर्थ में, कंसोलिडेटेड नेटवर्थ में टोटल मिला के, मेरा और भी मतलब और भी सगे वाले मेरे और भी मेरी सब्सिडरीज है, जिसमें से 20 रुपये के ऊपर कौन देके जा रहा है मेरे को? बेबी लिमिटेड मेरे नेटवर्थ का कंट्रीब्यूशन कर रही है। मटेरियल सर अनलिस्टेड, आपको पता है वो लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। सी लिस्टेड एंटिटी होगी तो उसको तो सारा पूरा गवर्न करना पड़ेगा, जितने भी एलओडी के रेगुलेशन है। अब हम के पढ़ रहे एबी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहता है कि सर अगर आप एक लिस्टेड कंपनी हो तो आपको एलओडी एप्लीकेबल, एंड आपकी एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी कैसी? मटेरियल का, और फिर कैसी? अनलिस्टेड, तो यूएमएस अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। तो सर आपका जो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आपका जो इंडिपेंडेंट है उसके बोर्ड पे जाके बैठेगा। सी अनलिस्टेड है तो उसको मे और मे नॉट भी एप्लीकेबल, क्योंकि वो अपन फिर वो लिमिट चेक करेंगे, बराबर, लिमिट चेक करेंगे। अगर उसको लिमिट में आ जाए तो उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़े तो भी या अपॉइंट नहीं करना पड़े तो भी, हम लोग लिस्टेड एंटिटी है तो हमको एलओडीआर की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो रेगुलेशन 24 क्या बोलता है? हमारी कंपनी का एक आईडी उसके बोर्ड पे जाके बैठेगा। सो क्या कहता है देखो, at least one ID on the board of directors of listed entity
shall be a director on the board of unlisted material subsidiary whether incorporated in India or not. Whether incorporated in India or not. Clear है आपको इतना? Then तो देखो क्या कहते हैं, टर्म मटेरियल सब्सिडी शैल मीन सब्सिडी हुज इनकम और नेटवर्थ, हुज इनकम और नेटवर्थ दोनों चीज चेक करेंगे, हुज इनकम और नेटवर्थ, मतलब या तो इनकम या तो नेटवर्थ क्या है, exceeds 20% of the consolidated income or net worth respectively of the listed entity and its subsidiaries in the immediately preceding accounting year. Cool है? सो भैया वो रेगुलेशन 24 क्या कहता है कि हमारी कंपनी का एक आईडी उसके बोर्ड पे जाके बैठेगा, यूएमएस चेक करना, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरी। मटेरियल का मतलब कहता है सर रेगुलेशन 24 20%, रेगुलेशन 24 20%, रेगुलेशन 24 20% चेक करना, या तो इनकम देके जा रहा है 20% से ज़्यादा, या तो नेटवर्थ में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 20% से ज़्यादा। क्लियर? प्लीज़ रीड दिस पार्ट, खाली रीड करना है इसको, रीड दिस पार्ट। टाइम पास है, ठीक है। देन इसको कर दीजिए आईडी वाली बात को पॉइंट नंबर 4, आईडी वाली बात आपके लिए पॉइंट नंबर 4। देन डिस्क्लोजर्स फॉर आरपीटी, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन इवेंट्स क्या कहता है, देखो अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस विद आरपी shall be placed before the audit committee. Material transactions which are not in normal course shall be placed before the audit committee. If any transaction is not at arm's length price, proper justification should be given to the audit committee. Proper justification खाली रीड करना है। Disclosure of accounting treatment, disclosure of risk management, ये भी risk and risk management दोनों रीड, प्लीज रीड। प्रोसीड फ्रॉम आईपीओ अपन देखेंगे, इतना रीड कर लीजिए, खाली रीड करना है, कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है इसमें, रीड। ठीक है ना, प्रोसेस फ्रॉम आईपीओ। तो दिस कुड बी अ पॉसिबल क्वेश्चन जहाँ पर इंस्टीट्यूट शायद कुछ पूछ ले इस पे, क्योंकि आजकल सीजन चला ना आईपीओ का, तो इसको अपन पढ़ लेते हैं क्या कहता है। देखो इट सेज पॉइंट नंबर 5, प्रोसीड्स फ्रॉम आईपीओ, इट सेज व्हेन मनी इज रेज्ड टू आईपीओ इट शुड बी डिस्क्लोज टू ऑडिट कमेटी। पहला चीज़ है क्या है, ऑडिट कमेटी पर डिस्क्लोजर जाना चाहिए, कहाँ पैसा यूज़ किया है, कहाँ पैसा यूज़ किया है, एंड उसमें आपका ब्रेकअप, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, सेल्स में कितना गया है, मार्केटिंग में कितना गया है, वर्किंग कैपिटल में कितना गया है, आपको उसका सेग्रीगेशन भी देना पड़ेगा ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एज अ पार्ट ऑफ द क्वार्टरली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। जब पैसा आईपीओ से आता है प्रैक्टिकली भी होता है कि अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ता है, उसको सीए या सीए सर्टिफाई भी करता है ऑन एन एनुअल बेसिस। ऑन एन एनुअल बेसिस क्या बोलता है फिर वो, द कंपनी, ये आपने कारो में किया होगा, आरो नहीं सॉरी कारो में किया होगा, द कंपनी शैल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फंड्स यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दो स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस। कारो का पॉइंट नंबर 8 ऊपर है 9, आईपीओ एफपीओ, मनी यूज फॉर आईपीओ एफपीओ शुड बी यूज फॉर पर्टिकुलर पर्पस, अगर वो नहीं यूज किया तो उसको डिस्क्लोज करो, बराबर, ये वही वाला पॉइंट है। द कंपनी शैल प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फंड यूटिलाइज फॉर द पर्पस अदर देन दैट मेंशन इन प्रॉस्पेक्टस या ऑफर डॉक्यूमेंट। दिस स्टेटमेंट शैल बी सर्टिफाइड बाय स्टार ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी
where the company has appointed a monitoring agency to monitor the utilization of public or right issue, the report of the monitoring committee will also be placed before the audit committee, and the audit committee shall make appropriate recommendation to the board to take up steps in this matter. तो आईपीओ के बारे में क्योंकि सीजन है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मनी आईपीओ के थ्रू रेज किया तो ऑडिट कमेटी के सामने रखना पड़ेगा, सर आपको पैसा कहाँ यूज़ किया, कैसे उसका ब्रेकअप देना पड़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेल्स, मार्केटिंग, वर्किंग कैपिटल कहाँ यूज़ किया ऑन अ क्वार्टरली बेसिस एज अ पार्ट ऑफ द क्वार्टरली डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट. अच्छा, फिर आपको एनुअल बेसिस पे, पहला पॉइंट क्वार्टरली बेसिस पे, दूसरा पॉइंट एनुअल बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा कि आपने जो फंड्स हैं अगर अदर देन दोज मेंशन इन द प्रोस्पेक्ट अगर यूज़ किया उसका ब्रेकअप दीजिए आप सर. इसको सर्टिफाई कौन करेगा सर? स्टार्ट ऑडिटर. अगर आपने मॉनिटरिंग एजेंसी अपॉइंट कर रखी थी, किसी को बैंक को अपॉइंट कर दिया, मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर दिया कि भाई तो देखना हम लोग पैसा कहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो वो उस कमेटी की भी रिपोर्ट आप ऑडिट कमेटी के सामने रखिए. फिर ऑडिट कमेटी क्या करेगा? प्रॉपर रिकमेंडेशन दे देगा बोर्ड को कि क्या एक्शन लेना चाहिए उनको. फिर रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर, तो दिस बिकम्स योर फिफ्थ आंसर. फिफ्थ आंसर सर, रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर क्या कहते हैं? All the pecuniary relationship or the transaction with non-executive director shall be disclosed in the annual report, giving the particular part in the corporate governance section में. ठीक है, कुछ कंटेंट नहीं है. MDAR, this becomes a sixth answer. Management discussion analysis report. Management discussion analysis report, MDAR. कैसे याद करेंगे इसको अपन? सर इसका क्वेश्चन आ सकता है आपको कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन MDAR या कंटेंट्स ऑफ MDAR. कैसे याद करोगे आप इसको? सर अज्यूम करो हमारा एक स्टूडेंट है राहुल की शादी हो रही है एंड राहुल हमारे क्लास में आया फर्स्ट टाइम. राहुल आया राजस्थान से उठ के, ठीक है. तो राजस्थान वाले से अपना बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत प्यार है. वो आया क्लास में. अब भाई साहब आया राजस्थान से उठ के बॉम्बे, चलना तो बॉम्बे, वहाँ से मिलाना है, एकदम डिवाइन बनकर आया. भाई साहब जैसे क्लास में आए उन्होंने देखा यहाँ जैसे क्लास में घूमते देखते हो ना हरियाली पूरी देखा. तो मेरी जो क्लासरूम है दैट्स इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसने देखा आउटलुक, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट उसने देखा सर आउटलुक. उसको एक कन्या देखी, कन्या अपॉर्चुनिटी. अब अगर अपॉर्चुनिटी तो कन्या का भाई होगा, पापा नेता बेटा होंगे, बॉडी बिल्डर होंगे, डर भी तो लगता है सर. अपॉर्चुनिटी तो सर थ्रेट, अपॉर्चुनिटी तो थ्रेट. पर सर ठीक है, डर के आगे जीत है सर. अगर जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ेगा अपने. एकदम राहुल एकदम एक नंबर बनता है. गया उससे बात किया, डर के बात किया उससे कि तेरा कोई भाई तो नहीं, पापा सही है ना, मतलब पापा ऐसा स्ट्रिक्ट तो नहीं गए. अब बातों में दोस्ती हो गई. बच्चा जानता है दोस्ती प्यार है. उससे पूछा भाई सब ठीक है ना, तेरा कोई तकलीफ तो नहीं, भाई कितने हैं, पापा क्या करते हैं, सब ठीक है ना. इंटरनल कंट्रोल एंड इट्स एडुकेसी, कहीं बहंगी तो नहीं, हाँ दूसरे बोलती है ना, वो सब चेक करना है. इट्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एडुकेसी. अब उन्होंने कहा देखो अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन सीए बनेंगे फटाफट एंड फिर शादी करेंगे. तो सीए बनेंगे, पैसा कमाएंगे, शादी करेंगे. डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. डिस्कशन ऑन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. एक लड़का करेंगे, एक लड़की करेंगे अपन, ठीक है. सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस. एंड बच्चों आप लोग बॉयज आप चाचा ताऊ बन गए, लड़की आप बुआ बन गई, कोई बात नहीं बेटा. उसको बोलते अपन मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. क्या बोलेंगे अपन उसको? मटेरियल डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स. फिर इसमें और भी पॉइंट्स है, दो पॉइंट और होंगे आपके जो अपना ऑडिट पढ़ते हो. ऑडिट में वो ऐड हुआ है, उसके इंप्लीकेशन लॉ में नहीं दिए लोग, पता नहीं क्यों पर नहीं दिए. 8 लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है. वहाँ पर रेशियोज वाला एक और पॉइंट ऐड हुआ है ना, वो एक और पॉइंट ऐड हुआ है वहाँ पर. इतना याद कर लेते अपन. सर क्लासरूम, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट देखा, आउटलुक. लड़की अपॉर्चुनिटी थ्रेट है तो सर रिस्क एंड कंसर्न, उससे आके बात किया, पूछा सब ठीक है ना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड इट्स एडिक्वेसी. सर दोस्ती हो गई, दोस्ती से प्यार हो गया तो फिर बोला कि शादी करेंगे, पैसे कमाएंगे, सीए बनेंगे. डिस्कशन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. एक लड़का एक लड़की, सेगमेंट वाइज प्रोडक्ट वाइज परफॉर्मेंस. मटेरियल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स. 4 मार्क का 5 मार्क का थियोरी आंसर, ठीक है. देन next one. Business responsibility statement is your RGP. फिर एक छोटा सा पॉइंट पढ़ लेते उसको अपन.
डिस्क्लोजर व्हेन द डायरेक्टर इज अपॉइंटेड और टू बी रीअपॉइंटेड, टाइम पास का पॉइंट है। क्या बोलते हैं, जब भी अपन डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो अपने को फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। क्या क्या? डायरेक्टर का रेज्यूम, सीवी, बायोडाटा, nature of his expertise in the specific functional areas and nature of companies in which the person also hold the directorship or the membership of the committee, मतलब अपन ने membership वाला point भी पढ़ा ना, and the shareholding of non-executive director in the company either own or as beneficiary। तो एग्जाम में बाई चांस पूछा कि क्या क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो आपको पता नहीं चाहिए, उसका बायोडेटा जाएगा सर, कहाँ का वो डायरेक्टर, कहाँ का वो मेंबर है सर, वो शेयर होल्डिंग ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ एक्सपर्टीज, 4 पॉइंट देने पड़ेंगे। नंबरिंग नहीं कर रहे, खाली पता होना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी ऑन वेब, आरटीपी, सीईओ सीएफओ सर्टिफिकेशन, इसको आप रीड कर लीजिए, ये भी आरटीपी। तो देख 6 आंसर्स अपन ने पढ़े, 6 पॉइंट वाज एमटीएआर, ठीक है। प्लीज रीड दिस पॉइंट्स, वो रीड, जिनके पास नोट ने आप स्क्रीन पे देख लीजिए बेटा, रीड। देन पॉइंट नंबर 7, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर्स। तो दिस बिकम्स योर पॉइंट नंबर 7 जो आपको याद करना होगा। क्या कहते हैं, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू मेंबर्स। तो इसमें अलग अलग सेक्शन है, उसके हिसाब से उसको रिपोर्ट करनी पड़ेगी सर। तो ये आपको एक थियरी आंसर दिखता है कि एग्जाम में आ सकता है 4 मार्क का, 5 मार्क का बन के। सेज एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी शैल इंक्लूड सेपरेट सेक्शन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। तो उसमें क्या क्या जाएगा सर, जो जो अपन ने पढ़ा उसी को यूज करो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बातें जाएंगी, ऑडिट कमेटी की बातें जाएंगी, रेमिशन कमेटी की बातें जाएंगी, स्टेक होल्डर ग्रीवेंस कमेटी के बारे में जाएंगी, जनरल बॉडी मीटिंग की बातें जाएंगी वहाँ पर, एंड अलग अलग डिस्क्लोजर्स जाएंगे, अलग अलग डिस्क्लोजर्स। तो हेडिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड की बातें, ऑडिट कमेटी, एनआरसी की बातें, शेयर होल्डर्स ग्रीवेंस कमेटी की बातें या इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी बोल लीजिए, एंड जनरल बॉडी मीटिंग। सर इनका क्या आ जाएगा, कौन डायरेक्टर है, मतलब कौन कमेटी में लोग बैठे हैं, कितनी बार मिले हैं ये लोग, उनका रेम्यूनरेशन क्या था, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव नॉन क्या ब्रेकअप है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने बैठे, एकदम बचकान चीज़ है, एकदम बचकान चीज़ है। खाली आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंटेंट में क्या जाएगा, डिटेल्स अबाउट बोर्ड, ऑडिट कमेटी, एनआरसी, एसआरसी, या फिर आप बोल दीजिए इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी एंड जनरल बॉडी मीटिंग, ठीक है। बहुत ही इजी सा आंसर है और एक डिस्क्लोजर वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी कुछ नहीं करना बेटा, अगर एग्जाम में याद भी देना तो अक्कल लगाना, अभी बोर्ड मीटिंग हुआ है तो डायरेक्टर में क्या क्या जाएगा वहाँ पर, सर कौन कौन से प्रकार के डायरेक्टर, क्या उनकी पोजीशन है वहाँ पर, एग्जीक्यूटिव कितने, नॉन एग्जीक्यूटिव कितने, इंडिपेंडेंट कितने, सब 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 लिख देंगे वहाँ पर। सर कितने लोग बोर्ड मीटिंग में आए थे, उनका अटेंडेंस कितने में अटेंड किए लोग ने, ठीक है, और कौन कौन सी कमेटी में वो मेंबर है, चेयरपर्सन है, ऑडिट कमेटी में सर उनका कॉम्पोजिशन, नाम, चेयरपर्सन का नाम, कितनी मीटिंग अटेंड की, रेम्यूनरेशन में भी, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी में भी सेम, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में भी सेम, जनरल बॉडी मीटिंग में कहाँ हुई एजीएम, कब हुई, अगर कितने एसआर पास हुए वहाँ पर, अच्छा अगर एसआर पास हुए पोस्टल बैलेट उसका ब्रेकअप दीजिए वहाँ पर, हु कंडक्टेड द पोस्टल बैलेट, एंड डिस्क्लोजर्स, सर कुछ नॉन कंप्लायंसेस हुआ है, कुछ पेनल्टीज इंपोज हुई है सेबी की, वो बता दीजिए। तो 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट टू बी गिवन टू द मेंबर्स। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट में, मतलब एनुअल रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पार्ट में क्या क्या देना है आपको, 4 मार्क का आंसर। रीड, दिस इज योर 7th आंसर। आई स्क्रॉल नीचे का पार्ट, पहले इसको बोर्ड पे से, स्क्रीन पे से रीड कर लीजिए।
कूल है, डन। 9 नहीं पढ़ना है, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स नहीं पढ़ना है आपको। अब देखो पूरा अगर नहीं आता तो जो हेडिंग्स है वो एंड अंदर का 2-2, 3-3 पॉइंट है, क्योंकि 4 या 5 मार्क का आएगा। देन सेबी गाइडलाइंस ऑन इवैल्यूएशन नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। कोई कह रहा होगा सर भगाया, हाँ बेटा भगाया, कुत्ते की रेस में नंगा दौड़ा है। देखो कॉमन सेंस लगाओ, पेपर डिस्क्रिप्टिव नहीं आता, पेपर केस बेस आता है। तो जहाँ पर कोई कंटेंट होगा, जहाँ पर वो क्वेश्चन बना सकते हैं, वो चीज़ें आएंगी आपको। नहीं तो आपके पास ऑप्शन, आपके जो सर है या मैडम है उनको करा रखा होगा आपको पूरा सेबी बराबर 12-15 घंटे के अंदर, जहाँ पर 100-150 पेज होंगे नोट्स के, तो कर लीजिए आप, मतलब इट्स ओके। बाकी जो स्मार्ट खेलना चाहते हैं बेटा वो इतना करके, इतना तो कर लो कम से कम, मार्क्स वाइज आएंगे। डो नॉट वरी, मैं आपको मैप करा के दूंगा चीज़ें, विल बी सॉल्विंग पेपर थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ कॉमन ऑब्लिगेशंस आ जाइए। कॉमन ऑब्लिगेशंस ऑफ द लिस्टेड एंटिटी क्या कहता है, देखो इट सेज अ responsibility has been casted on KMPE directors, promoter that they shall comply with all the responsibilities or obligation which is given in under the regulations। क्या कहता है, पहला a listed entity shall appoint a company secretary as a compliance officer, मैंडेटरी है। compliance officer कौन बनेगा, CS। The compliance officer so appointed shall be responsible for ensuring the conformity with the regulatory compliance, coordination and reporting to the board। तो कौन होगा बेटा compliance officer, हमारा जनरल CS होता है हमारा, एंड कि वो पूरा बताएगा कि सारे जो रेगुलेशन वो कंप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वो बोर्ड को इंटीमेट कर देगा, तो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन करेगा। ठीक है, होता है क्लास टीचर, सेम क्लास टीचर है वो लिस्टेड एंटिटी के लिए। किसको रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल कौन है, बोर्ड। ensuring correct procedures have been followed that would result in correctness of information filled by the listed entity। Sir, share transfer agent, listed entity shall also appoint a share transfer agent or to manage शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी इन हाउस, मतलब या तो आप बाहर से अपॉइंट कर ले या इन हाउस कर ले। जैसे जनरल से लोग आउटसोर्स करते हैं, बिग शेयर सुना होगा आपने, कार्बी सिक्योरिटी सुना होगा बराबर, तो ये सब बड़े बड़े शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हैं। ठीक है, फिर चेक करो, अभी इसमें से अपना 7वां ना 8वां आंसर ये आ गया, सब्सिडरी की क्या रिक्वायरमेंट है, 8वां आंसर। बेटा चेक करो यहां से लेके यहां तक आपको आता है क्या, जब देखो तुमको आता है क्या। आता है कि अपन अब क्या कहते हैं, देखो अभी आगे सेम है जो अपन आगे बढ़ा था वही वापस रिपीट हुआ। दैट्स रेगुलेशन 24। रेगुलेशन 24 it says a listed entity shall not dispose of the shares in a material subsidiary resulting in the shareholding। क्योंकि लॉजिकल है, अगर 50% से कम हो जाएगा, 50% से कम हो जाएगा तो कंट्रोल चला जाएगा ना। अरे मोर देन 50 पे तो अपन सब्सिडी बनता है, तुम 50 से कम करना चाहते हो तुम नहीं कर सकते बेटा, मेंबर्स का अप्रूवल लेकर। किसका, मेंबर्स का अप्रूवल, विदाउट पासिंग ऐसा, विदाउट पासिंग ऐसा, बराबर लॉजिकल है। एक्सेप्ट सच डाइवर्समेंट जो हुई है वो किसके थ्रू हुई है, या तो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट जो चैप्टर था ना अपना, उसमें अरेंजमेंट के थ्रू हुई है, विच इज अप्रूव बाय द कोर्ट और ट्राइब्यूनल, या फिर अंडर अ रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव्ड एज पर IBC एंड इट इज इंटीमेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन वन डे ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान बीइंग अप्रूव्ड। जनरली अपन क्या बोलते हैं, सर मोर देन 50% भी आप सब्सिडरी बनोगे, अब तुमको अगर शेयर होल्डिंग कम करनी है तो हमेशा अपन बोलते हैं ना कि अगर आपको शेयर कुछ भी कांड करना है, कुछ भी काम करना है कंपनी में, तो आपको मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा, तो आपको SR पास करवाना पड़ेगा। बट आपको SR पास कराने की जरूरत नहीं, कब, जब ये जो डाइवर्समेंट हुई कि आपको होल्डिंग कम करनी है, किसने बोला, माई बाप ने। माई बाप कौन है, कोर्ट और ट्राइब्यूनल थ्रू एन अरेंजमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, या फिर रेजोल्यूशन प्लान हुआ है अप्रूव एज पर IBC एंड ये बात आपने इंटीमेट कर दिया किसको, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 1 डे, जहां पर आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड है, वहां आपने इंटीमेट कर दी। फिर सिमिलर पॉइंट, सेलिंग डिस्पोजिंग लीजिंग ऑफ असेट्स। अब क्या कर रहे हो, आप बेच रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो, भाड़े पे दे रहे हो। सेलिंग डिस्पोजिंग लीजिंग ऑफ असेट्स अमाउंटिंग टू मोर देन 20% ऑफ द असेट्स ऑफ अ मटेरियल सब्सिडरी ऑन एन एग्रीगेट बेसिस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। किसका अप्रूवल लगेगा अपने को, सर मेंबर्स का अप्रूवल लगेगा बाय वे ऑफ SR। अब भाड़े पे दे रहे हो, बेच रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो, 20% से ज्यादा असेट, बराबर। सर बहुत बड़ी बात है, मेंबर्स का अप्रूवल लेकर आ जाओ,
सर जनरल रूल यही है। बट अगर ये जो बेच रहे हो, जो भाड़े पे दे रहे हो, उखाड़ के फेंक रहे हो, किसने बोला? कंपनीज एक्ट ने, ट्राइब्यूनल ने बोला थ्रू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, तो आपको एसआर नहीं चाहिए। या फिर आपका रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव होता है एज पर आईबीसी एंड द सेम इज इंटीमेटेड टू द स्टॉक एक्सचेंज विद इन वन डे, तो आपको एसआर नहीं चाहिए। तो दोनों पॉइंट में अपन क्या बोले कि सर अपने को एसआर चाहिए, पर आपको एसआर कब नहीं चाहिए? दो सिचुएशन में, या तो आपकी स्कीम अरेंजमेंट के थ्रू अप्रूव हुई है कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने की, या फिर आप क्या कर रहे हो, रेजोल्यूशन प्लान के थ्रू आपका अप्रूवल हुआ है एंड द सेम हैज बीन इंटीमेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज विद इन वन डे। अब यहाँ पर क्या बोला उसने? मटेरियल सब्सिडरी क्या होती है? तो यहाँ पर लिखो मटेरियल सब्सिडरी मीन्स for this two points whose income, ये जो पॉइंट ना सेम लैंग्वेज में लिखते अपन, whose income or net worth exceeds 10% of consolidated income or net worth। ये कहाँ लिखा बेटा? ये लिखा है हमारे रेगुलेशन 10 के अंदर, सॉरी रेगुलेशन 10 नहीं, रेगुलेशन 16 के अंदर, रेगुलेशन 16। तो ये रेगुलेशन 16 में आएगा। कहाँ पर आएगा बेटा? रेगुलेशन 16 में। तो लिख दीजिए, मतलब मटेरियल इन दोनों पॉइंट के लिए जो डेफिनेशन है, देखो ऊपर जो आईडी वाली बात है ना कि हमारा आईडी, मतलब हमारा एक आईडी आपके बोर्ड पर आके बैठा, उसमें वो रेगुलेशन 24 है, वहाँ पर 20% लिखना है। नीचे वालों के लिए वो रेगुलेशन 16 में लिखी हुई है, तो लिख दीजिए वहाँ पर मटेरियल सब्सिडी मीन्स एक ऐसी सब्सिडी जहाँ पर इनकम है नेटवर्थ मोर देन 10% कंसोलिडेटेड इनकम और नेटवर्थ आ रही है। ऊपर 20 देखना है, 24 के लिए 20%, 16 के लिए 10%, 16 के लिए 10%, तो 1122, 24 के लिए 20%, 16 के लिए 10%। ध्यान रखना दोनों अलग अलग होता है। कूल है। फिर अब क्या बोलता है देखो, अब कुछ एमसीक्यू की बातें कर लेते अपन। तो ये हो गया आपका 8वां आंसर। द लिस्टेड एंटिटी शैल फाइल विद आरएससी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस within 21 days from the end of the each quarter a statement giving the number of investor complaints pending at the beginning of quarter, those received in the quarter, those disposed of during the quarter and those remaining unsolved। कितना आया, कितना सॉल्व हुआ, कितना पेंडिंग है। सो क्वार्टरली बेसिस विद इन 21 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। क्वार्टर कितना बेटा? तुमको सबको पता है बॉयज, ठीक है। तो एमसीक्यू, a listed entity shall submit again quarterly compliance report on corporate governance as specified by the board, मतलब SEBI in the format from time to time to the RSC within 15 days from the close of quarter। ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्वेस्टर ग्रीवेंस की तो बात ज़्यादा आएगी नहीं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिपोर्ट है अपने को हर क्वार्टर में देनी पड़ती है विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज। ध्यान रखना है, मार्क करके रखिए इसको। फिर A listed entity shall submit a statement showing holding of securities and share holding pattern। आपने देखा होगा ना राकेश झुंझुनवाला कितना होल्ड करता है, कब होल्ड करता है, कितना कौन से कंपनी में होल्ड कर रहा है, ठीक है। फॉर ईच क्लास ऑफ सिक्योरिटीज 1 day प्रायर टू द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड ऑन क्वार्टरली बेसिस विद इन 21 days फ्रॉम द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर आपने कभी लिस्टेड कंपनी की ऑडिट किया तो आपको पता होगा। एंड विद इन 10 days अगर आप कुछ कैपिटल रिस्ट्रक्शन किए तो इन अ चेंज एक्सीडिंग 2% ऑफ द पेड अप कैपिटल। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। 1 day प्रायर टू द लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑन द आरएससी। फिर नंबर 2 ऑन अ क्वार्टरली बेसिस विद इन 21 days ऑफ ईच क्वार्टर, आपको हमेशा देनी है। एंड अगर मोर देन 2% चेंज हुआ तो विद इन 10 days। 1 day 21 day 10 day, 1 day 21 day 10 day। ध्यान रखना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में खाली 15 दिन आया अभी तक, बाकी सब 21 दिन चल रहा है वहां पर। देन ये आपको पता होगा, आपने एलआर वेलआर कर रखा है तो आपको पता होगा चीज। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्वार्टरली एंड year to date FS to the stock exchange within 45 days of the end of each quarter other than the last quarter। उसके लिए 30 अप्रैल बोलते हैं अपन हमेशा उनके लिए, तो ध्यान रखना यहाँ पर। तो क्वार्टरली एंड ईयर टू डेट स्टैंडअलोन FS विद इन 45 days ऑफ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। खाली लास्ट वाले के लिए वो 30 अप्रैल हो जाती है। फिर स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन देनी पड़ेगी आपको, ये वही अपना कारो वाला पॉइंट है। सर आपने को डिविएशन बतानी पड़ती है लिस्टेड एंटिटी के बारे में कि कैसे जब पैसा आया था IPO के थ्रू आपने उसको कहीं और यूज़ किया है, कितना यूज़ किया है वो आपको बताना पड़ेगा। बजट के अनुसार आपने खर्च किया कि नहीं किया वहाँ पर। तो इट सेज अ लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू एक्सचेंज ऑन अ क्वार्टरली बेसिस फॉर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्रेफरेंशियल इशू, इंडिकेटिंग द डिविएशंस इफ एनी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टेटेड इन ऑफर डॉक्यूमेंट और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू द नोटिस। तो जो अपन ने ऑब्जेक्ट बताया गया था
आपने उसके अलावा कहीं यूज़ किया तो आपको बताना पड़ेगा, इंक्लूडिंग कैटेगरी वाइज वेरिएशन, कैपिटल में कितना खर्च किया, सेल्स में कितना खर्च किया, मार्केटिंग में कितना खर्च किया, वर्किंग कैपिटल में कितना खर्च किया। तो ये वाला पॉइंट आरटीपी, ठीक है। तो इसको मार्क कर देते पूरा पॉइंट नंबर 9, क्योंकि इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बन रहे हैं आपके। 21 दिन याद रखना, वहां पर खाली 15 दिन क्या है अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्लियर। देन प्रायर इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग। अब ये मैं क्या तो पढ़ा हूं इसमें तुमको यार, क्या तो पढ़ा है। चलो कोई नहीं, कर लेते अपन इसको। क्या बोलते हैं सुनिए अभी सर, मेंबर्स को तो डायरेक्टर्स को तो अपन 7 दिन पर मिनिमम गैप होना चाहिए, पर ये बात कर रहे हैं अपने को सेबी को कब इंटीमेट करना पड़ता है, एटलीस्ट 5 डेज इन एडवांस, 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 एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड द डेट ऑफ इंटीमेशन। 5 डेज इन एडवांस, 2 दिन का मान के चलो, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ इंटीमेशन। तो जिस दिन भेजा वो दिन छोड़ दो, जिस दिन मीटिंग है वो दिन छोड़ दो, बीच में 5 दिन का गैप होना चाहिए। फिर फॉलोइंग के लिए क्या बोलता है, इंटीमेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस। वही एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द डेट ऑफ द मीटिंग। काय के लिए सर, अपने को क्या करने का है, वॉलंटरी डिलिस्ट होने का है, उसके लिए फंड रेजिंग करनी है अपने को, एफपीओ, राइट इशू, एडीआर, जीडीआर के थ्रू, या एफसीसीबी के थ्रू, या क्यूआईपी के थ्रू। सर रिकमेंडेशन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, उसके लिए 2 दिन। प्रपोजल फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बोनस सिक्योरिटीज, सर प्रपोजल फॉर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ये सब चीज़ों के लिए 2 वर्किंग डेज होना चाहिए, 2 वर्किंग डेज होना चाहिए, ठीक है। 5 दिन मीटिंग के लिए फॉर फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए 5 दिन है आपका। बाकी सब के लिए 2 दिन, 2 दिन का गैप चाहिए, एटलीस्ट 2 दिन होते, फिर 11 दिन आएगा, एटलीस्ट 11 दिन। काई के लिए any alteration in the form of nature of securities that are listed on stock exchange or in the rights or privileges of the holders thereof, any alteration in the date on which the interest or debentures or bonds or the redemption of redeemable shares or debentures or bonds shall be payable। कुछ भी चेंज करने के लिए क्या है, 11 दिन। 11 नंबर चेंज, 11 नंबर चेंज, 11 नंबर चेंज। क्या था अपना, 5 दिन फाइनेंशियल रिजल्ट। बाकी कुछ भी कंपनीज एक्ट में तुम कंपनी है तो कंपनीज एक्ट फॉर बोनस इशू देने का, राइट इशू करने का, बाईबैक करने का, डिविडेंड बांटने का, डिलीस्ट करने का, तुमको फंड रेज करने का, 2 दिन पहले इंटीमेट कर दे। कुछ भी ऑल्टरेशन करने का, ऑल्टर तो कैसे याद कर सकते हो, कोई हिंट देता हूं खाली, ऑल्टर। तो इफ यू सी दिस दिस इज 11, तो 11 से दिख रहा है ना ऑल्टर, मतलब क्योंकि एग्जाम में बेटा जब एमसीक्यू फटेगी ना ऐसे तुम्हारी, फुल नानी मामा चाचा ताऊ सब याद आ जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू यूज सम ऑफ द शेड्यूल लॉजिक। भले वगैरह कोई हंस रहा होगा, बोला क्या पका है, ठीक है, इट्स ओके बेटा, मैं आज हंसता नहीं हूँ, मैं जिस दिन निकलता हूँ उस दिन बहुत हंसता, बहुत मजा आता है मेरे को, क्योंकि कैसा होता है फाइनल से में आके पीपल के ओवर कॉन्फिडेंट, भाई मेरे को सब आता है। कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। जिस दिन रिजल्ट आता ना उस दिन अपने को अपना समझ में अपन किधर खड़े, ठीक है। सो यू हैव टू यूज सम और द अदर लॉजिक टू रिमेंबर द कंटेंट। ऑल्ट 11 डेज, कुछ भी ऑल्ट्रेशन करना है 11 डेज। फिर 7 दिन वाली कोई बात आ गई अपनी, रिकॉर्ड डेट और द क्लोजर ऑफ ट्रांसफर बुक्स के लिए 7 दिन है, 7 दिन। 2 दिन मिला, 5 दिन मिला, 7 दिन मिला, 11 दिन मिला, ये अपन कर चुके। अलिस्टेड एंटिटी शैल डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड कैश बोनस एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज, वो पीछे वाले में था। एक सेकेंड, ये क्या किया इसने, डिक्लेरेशन और रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड। एक सेकंड, यहाँ पर कुछ तो इशू है, क्योंकि वहाँ पर 2 दिन बोला है, यहाँ पर 5 दिन बोला है। लेट मी जस्ट चेक। वेबसाइट विद इन 2 डेज, वेबसाइट विद इन 2 डेज, लेट मी जस्ट चेक। देखो ये जो है ना, ये अपनी इंटीमेशन है किसको, सेबी को बेसिकली, ठीक है, बोर्ड को, कि अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, आप बांट कर रहे हो, तो आपको 2 दिन पहले इंटीमेट करने का है, ठीक है, 2 दिन पहले आपको इंटीमेट करने का है, एटलीस्ट 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन, द डेट ऑफ मीटिंग। ये क्या बोलते हैं, आपको डिक्लेयर करना है, मतलब आपको बांटना है। अलिस्टेड एंटिटी शैल रिकमेंड टू डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड और बोनस कैश बोनस एटलीस्ट 5 वर्किंग डेज, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ इंटीमेशन एंड द रिकॉर्ड डेट बिफोर द रिकॉर्ड डेट। तो रिकॉर्ड डेट से पहले आपको 5 दिन में डिक्लेयर करके बांट देना वहाँ पर। सो रिकमेंड और डिक्लेयर ऑल द डिविडेंड रिकॉर्ड डेट से पहले, वो अपने को इंटीमेट करने का 2 दिन है, ये बांटने का अपना 5 दिन है, 5 दिन है, ठीक है। वेबसाइट 2 दिन है, वेबसाइट 2 दिन है, ठीक है। सो बेटा ये इतनी सारी चीज़ें आपकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के लिए 5 दिन दिया गया है। बाकी कुछ भी कंपनीज है कि जो मैटर है, वॉलंटरी डीलिस्टिंग करनी है, फंड रेजिंग करनी है, डिक्लेयर आपको डिविडेंड्स कुछ अपने बांटने के लिए,
सर बोनस शेयर्स की बातें कुछ, सर बाईबैक की कुछ बातें अपने को, बाईबैक की कुछ बातें, सर ये सारी बातों के लिए क्या करना है अपने को, 2 दिन है, 2 दिन है। एक काम करो, वेट सच प्रपोजल है ना, इसके आगे कट कर दो, वेट सच प्रपोजल, ये हट गया अभी, ये लाइन कट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा अपने को, तो अपने को डेज याद करने खाली। फिर सर 11 दिन ऑल्ट्रेशन, ऑल्ट्रेशन इन कुछ भी कैपिटल या ऑल्ट्रेशन इन इंटरेस्ट और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स, तो ऑल्ट्रेशन के लिए सर ऑल्ट 11 दिन, 11 दिन। रिकॉर्ड डेट के लिए जो है अपना वो 7 वर्किंग डेज है वहाँ पर। डिविडेंड बांटने का आपको 5 दिन दिया गया बिफोर द रिकॉर्ड डेट। वेबसाइट में कुछ चेंज हुआ 2 दिन में, आप सभी को इंटीमेट कर दीजिए 2 वर्किंग डेज, ठीक है। सो दिस बिकम्स योर गाइस 10th आंसर, इंटीमेशन, एमसीक्यूज 10th आंसर प्रायर इंटीमेशन, सारे डेज है। अब कुछ आपके ईयरली कंप्लायंसेस आ जाइए। ईयरली कंप्लायंस क्या बोलते हैं, द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट, लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट क्या है, स्टैंड अलोन एफएस फॉर द फाइनेंशियल अलॉन्ग विद ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्म ये सो एंड सो। अगर आपकी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो, अगर आपकी अनमॉडिफाइड ओपिनियन है तो, अगर मॉडिफाइड है तो फॉर्म बी, मॉडिफाइड है तो मतलब क्वालिफाइड वाज डिस्क्लेमर विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, विद इन 60 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आई थिंक 31 मई है ना, मैंने शायद 30 अप्रैल बोला, 31 मई, 31 मई, क्योंकि 21 तारीख फिर 31 मई, सॉरी राइट, 31 मई। मैंने आई थिंक बीच में 30 अप्रैल बोला था ना आपको, 31 मार्च। एंड रिलायंस की एजीएम हो जाती है फिर अपने अप्रैल में, एंड लिस्टेड का 31 में, 31 में तक आपको देना होता है, करेक्ट, माय मिस्टेक, सॉरी, ठीक है, 31 में। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड पब्लिश ऑन वेबसाइट, क्या क्या, कॉपी ऑफ द एनुअल रिपोर्ट to be sent to the shareholders along with the notice of AGM not later than the date of commencement of dispatch with shareholder। एंड अगर कुछ चेंज होता है वहाँ पर रिवाइज भेज दीजिए, ठीक है, नॉट लेटर देन 48 आवर्स आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग। कुछ भी अगर एजीएम में चेंज हो तो 48 आवर्स आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, 2 दिन के अंदर आपको भेजना है, 2 दिन के अंदर भेजना है, एजीएम में 2 दिन के अंदर आपको भेजना है कुछ भी चेंज हुआ एनुअल रिपोर्ट के अंदर तो, ठीक है। 60 days इंपॉर्टेंट, फॉर्म ए क्लीन, फॉर्म बी मॉडिफाइड। A listed entity shall send annual report to the holders of securities not less than 21 days before the AGM। तो आईपीसी में भी सीखते थे बराबर, और अपन एजीएम का नो नोटिस देता है 21 दिन पहले जाता है बराबर। तो मेक दिस एज 11th आंसर, 11, 12। कंप्लायंस ऑफिसर वेरी रेयर पेपर में देखिए, बट ठीक है एक बार रीड कर लीजिए इसको। कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है, वो सीएस होता है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा सर, उसकी सारी चीज़ें कंप्लायंस की है कि नहीं की, तो जो भी चीज़ें पढ़कर है उसी को आप यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें कंप्लाइन की है कि नहीं की। द रोल ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर इज एज फॉलोज, रीड। ठीक है, टाइम पास है था ना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। सो डेज आपको याद रहेंगे। अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिपोर्ट ध्यान सुनो। अभी क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट अपन पढ़ चुके। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट शुड बी सेंट विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर। फिर कंप्लायंस रिपोर्ट टू बी सबमिटेड विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मे बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द सेकेंड क्वार्टर रिपोर्ट। एंड एक जाएगी अपनी एनुअल कंप्लायंस रिपोर्ट साल की। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है अपने विद इन 15 days फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, and compliance report to be submitted within 6 months from the end of the financial, may be submitted along with the second quarter। उसके साथ आप भेज सकते हो। एंड एक एनुअल जाएगी अपने, वो जब अपनी एनुअल रिपोर्ट जाती है उसके साथ ही, तो 60 दिन के अंदर।
क्वार्टरली को याद करो विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। देन अब आ जाइए कमिटी पर। रिजल्ट कमिटी पर आ जाइए। टाइप्स ऑफ कमिटी अंडर एलओडीआर, ये कुछ काम करनी, कुछ काम करनी। 12वां आंसर। तो आई विल मेक सब आंसर्स ऑल्सो, मतलब मैं पूरा कमेटी को आंसर नहीं बनाऊंगा, अलग को अलग अलग आंसर बनाएंगे। पहला है आपका ऑडिट कमेटी। इंस्टीट्यूट कोई भी कमेटी को पूछ सकता है। ऑडिट के पेपर के लिए अपने को पता ऑडिट कमेटी इंपॉर्टेंट होती है, बट लॉ के पेपर के लिए मतलब एलओडी के हिसाब से क्या पूछना चाहेगा इंस्टीट्यूट, कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी। लेट्स डू इट वन बाय वन। इट सेज एवरी लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एलओडीआर ओनली, एवरी लिस्टेड एंटिटी शैल हैव एन इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी। उसमें क्या होगा सर, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। सर 2/3 मतलब सर 66.67। कंपनीज एक्ट में क्या लिखा है मेरे को अभी याद नहीं, आपको याद होना चाहिए कि आपके एग्जाम में बेटा मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट। फिर ऑल मतलब सर सब मतलब सर सब के सब पढ़े लिखे होने चाहिए, कॉमर्स के होने चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी होने चाहिए। ऑल द मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, जिसमें से एक बंदा एग्जामिनेशन आना चाहिए उसको, किसमें, एफआर और एसएफएम में, न्यू सिलेबस में या ओल्ड में, किसी में भी आ जाए सर एटलीस्ट वन मेंबर शैल बी हैविंग अकाउंट्स या एसएफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपर्टीज, मतलब एग्जामिनेशन वाला बंदा। तो पहला क्या बोला सर, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, जो सारे के सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, कॉमर्स वाले होने चाहिए, जिसमें से एक एसएफएम या फिर एफआर का एक्सपर्ट होना चाहिए। सर चेयरपर्सन कैसे होगा सर, चेयरपर्सन शुड बी आईडी एंड ही शुड बी प्रेजेंट एट द एजीएम टू आंसर शेयर होल्डर्स का क्वेरीज। कंपनी का जो सीएस होगा इस कमेटी का सीएस बनेगा, कंपनी का जो सीएस होगा इस कमेटी का सीएस होगा। सर ऑडिट कमेटी क्या कर सकती है, फाइनेंस डायरेक्टर को बुला सकती है, हेड ऑफ फाइनेंस डायरेक्टर को बुला सकती है, इंटरनल ऑडिट वाले को बुला सकती है, जिसको बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाएगा तो भी चलेगा, मैंडेटरी नहीं है, उनकी इच्छा है उनको बुलाने का। किसको बुला, फाइनेंस डायरेक्टर को बुला ले, हेड ऑफ फाइनेंस फंक्शन को बुला ले, इंटरनल ऑडिट के हेड को बुला ले, स्टैट ऑडिटर के रेप को बुला ले, सॉरी रिप्रेजेंटेटिव को बुला ले, किसी को भी बुला लो भैया, कोई दिक्कत नहीं बुलाएगा तो भी चलेगा। तो इसी में बहुत सारे आपके एमसीक्यूज है, इसी में बहुत सारे आपके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है, मतलब केस बेस्ड आंसर्स छुपे हुए हैं। 12th आंसर इज योर ऑडिट कमेटी। सर क्या बोलता है, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, सारे के सारे पढ़े लिखे होने चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट, जिसमें से एक एफआरएसएफएम का एक्सपर्ट होना चाहिए, चेयरपर्सन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एजीएम में आना चाहिए आंसर करने के लिए, कंपनी का जो सीएस है वो इस कमेटी का सीएस बनेगा वहाँ पर, एंड ऑडिट कमेटी जिसको बुलाना बुला भाई, जिसको बुलाने का बुला, कोई दिक्कत नहीं, बुला तो भी चलेगा। मीटिंग कितनी बार करेंगे सर, साल में 4 बार, बोर्ड मीटिंग में साल में 4 बार, मैक्स गैप 120 डेज, कोरम ऑफ ऑडिट कमेटी इज 1/3 और 2 whichever is higher subject to 2 ID, 1/3 और 2 whichever is higher subject to 2 ID। 2 लोग तो चाहिए मीटिंग में भैया, अकेला इंसान क्या कर लेगा, मीटिंग करने के लिए 2 लोग तो हमेशा ध्यान रखना, 2 लोग तो चाहिए। सर ऑडिट कमेटी बाप है बाप, कुछ भी कर सकती है सर, दे हैव अ पावर टू इन्वेस्टिगेट एनी एक्टिविटी विद इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो इनको करने है करो, तो एक पावर होगी। 4 मार्क का 5 मार्क का आंसर आपका, 12वां आंसर ऑडिट कमेटी के बारे में लिखो। इंस्टीट्यूट किसी भी पॉइंट पे तुमको केस बना के पूछेगा, ऐसा है, वैसा फलाना ढिकना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है आप आराम से आंसर कर पाओगे। भाड़ में गया रेगुलेशन नंबर, मेरे को नहीं याद करने का, क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं एज पर पूरा लिखूंगा, सेबी एलओडीआर नहीं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015, फिर आंसर शुरू करके अपन गाना पूरा गाएंगे, ठीक है। प्ले स्मार्ट। 13वां आंसर एनआरसी, इसी का बड़ा भाई होता है एनआरसी। डोंट मिक्स इट विद कंपनीज एक्ट, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एलओडीआर की बातें पूछोगे तो एलओडीआर की लिखनी है, कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा अलग है ऑडिट कमेटी ये एनआरसी वाली बात है, ठीक है। क्या है वो अपन जब कंपनीज एक्ट करते तब आप रिवाइज कर लेंगे। पहला सर मिनिमम 3 लोग डायरेक्टर्स होंगे, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स बराबर है, ऑल द डायरेक्टर शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, सारे के सारे बाहर वाले होंगे, एटलीस्ट 50% शैल बी आईडी, एटलीस्ट 50% मतलब सर मिनिमम 50% शुड बी आईडी। ऊपर क्या बोला उसने सर, 2/3 शुड बी आईडी, इधर क्या बोला 50% शुड बी आईडी, 50% शुड बी आईडी। सर द चेयरपर्सन ऑफ एनआरसी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम पॉइंट है तो। अच्छा, द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी वेदर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, वो मेंबर बन सकता है एनआरसी का, बट ही कैन नॉट चेयर सच कमेटी। मतलब सर कंपनी का जो नेता है ना, भले वो एग्जीक्यूटिव हो नॉन एग्जीक्यूटिव, वो इस कमेटी का नेता नहीं बन सकता, पर वो सेनापति जरूर बन सकता है। वो चेयरपर्सन नहीं बन सकता पर वो मेंबर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में चेयरपर्सन आईडी होंगे, दोनों में चेयरपर्सन आईडी होंगे। अभी तक सेम चल रहा था, खाली एक पॉइंट आया था कि सारे के सारे लोग नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, उसमें आईडी कितने चाहिए, 2/3 चाहिए थे, इसमें आईडी कितने चाहिए सर आपको, 50% आईडी चाहिए, 50%। सर साल में कोरम साल में कितने बार मिलेंगे ये लोग भी, आई थिंक एक बार मिलते हैं लोग, एनआरसी एक बार मिलती है, एनआरसी एक बार मिलेंगे। कोरम ध्यान से सुनना, 1/3
और 2 विच एवर इज हायर, अब इधर सेम है 1/3 और 2 विच इज हायर, एटलीस्ट 1 ID, एटलीस्ट 1 ID। वहां पर क्या था बेटा, वहां पर था बेटा एटलीस्ट 2 ID, एटलीस्ट 2 ID। इधर क्या है यहाँ पर एटलीस्ट 1 ID। ये सब याद करना पड़ेगा, ये सब याद करना पड़ेगा, क्योंकि टीचर लॉग टेबल की तरह शीट बना कर नहीं देगी तुमको, ये आपको याद करना, एटलीस्ट 1 ID, एटलीस्ट 1 ID, ध्यान रखना। फिर दे शुड मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। खाली बोर्ड मीटिंग और मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी 4 बार मिल रहे हैं, ये लोग 1 बार मिल रहे हैं। द चेयरपर्सन ऑफ NRC may be present at the AGM to answer shareholders queries. However, it will be on the chairperson to decide who will answer the queries. अब अगर डायस पे 10 लोग बैठे हुए हैं तो चेयरपर्सन सब सवाल पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चेयरपर्सन बोलेगा हाँ इस सवाल का जवाब मिस्टर यादव जी देंगे, मिस्टर गुप्ता जी देंगे, वो चेयरपर्सन की इच्छा है, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट्स कंपेयर एंड डू इट। सर 3 डायरेक्टर 2/3 शुड बी ID, 2/3 शुड बी ID, इधर एटलीस्ट हाफ शुड बी ID। इसमें एक और पॉइंट है कि ऑल शुड बी नॉन एग्जीक्यूटिव, सर साल में 4 बार मिलेंगे, साल में 1 बार मिलेंगे। कोरम 1/3 और 2 विच एवर इज हायर। पर यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट टू 2 ID, यहाँ पर है सब्जेक्ट टू 1 ID, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। चेयरपर्सन दोनों का ID होना चाहिए, दोनों का चेयरपर्सन ID होना चाहिए। हाँ, इसमें NRC में एक और पॉइंट है, तो कंपनी का जो नेता होना वो इस कमेटी का नेता नहीं बन सकता, पता नहीं क्यों पर ऐसा बोला हुआ है, हावेवर इसका मेंबर जरूर बन सकता है। अब स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, सर द लिस्टेड एंटिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट SRC टू लुक इनटू द वेरियस एस्पेक्ट, ये कट कर दीजिए 26 ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर्स। सर इसका चेयरपर्सन कौन होगा, इसका चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव होगा, बाकी दोनों में ID बोला गया, यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव बोला गया। सी द बोर्ड शैल डिसाइड द अदर मेंबर्स ऑफ दिस कमेटी। देन ये कॉपी गलत हो गया, सर इसकी कमेटी में 3 लोग बैठेंगे, सेम चल रहा है। इसमें क्या बोला है 1 ID, उधर था 2/3 ID। NRC में एटलीस्ट 50% ID, यहाँ पर 1 ID, एटलीस्ट 1 ID। द चेयरपर्सन ऑफ SRC सेम पॉइंट शैल बी प्रेजेंट एट द AGM टू आंसर शेयरहोल्डर्स क्वेरीज एंड दे शुड मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। क्लियर। सो देखो उसका चेयरपर्सन कौन है सर, ID है, NRC का भी ID है, इसका नॉन एग्जीक्यूटिव है। सर उसमें भी 3 लोग, 2/3 ID, 50% ID, यहाँ पर 1 ID, ठीक है। अब बोलेगा टेबल बना दो बेटा, बना लो, चला मैं बोलते जा रहा हूँ। RMC, सर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, रिस्क को मैनेज करेगी। अच्छा, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर शुड बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर 10 लोग हैं तो 6 डायरेक्टर्स होंगे, तो 4 कौन होगा, अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव। देखो द चेयरपर्सन ऑफ द RMC शैल बी अ मेंबर ऑफ द बोर्ड, मतलब वो डायरेक्टर होना चाहिए, एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं कैन बी द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। सारे डायरेक्टर हो, बाकी सब में क्या सारे डायरेक्टर होने चाहिए। इसमें क्या बोला, सारे डायरेक्टर्स नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर हो, बाकी लोग आप एग्जीक्यूटिव को लेकर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चेयरपर्सन कौन होगा बेटा, वो मेंबर ऑफ द बोर्ड होगा, एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव में बी द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। सेम पॉइंट हो गया, कॉपी हो गया वो। दे शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, सेम पॉइंट है, दे शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। क्या काम होगा इनका सर, द बोर्ड शैल डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी एंड मे डेलीगेट मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग ऑफ द risk management plan to the committee and such other function as it may deem fit. This provision is applicable to only top 500 listed entity. कैसे डिटरमाइन करेगा सर, एज पर मार्केट कैप ऑफ द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। टॉप 500 को ही एप्लीकेबल है, टॉप 500 को ही। हो गया आंसर, खत्म। सो SRC को बना दीजिए बेटा 14 आंसर, RMC को बना दीजिए 15 आंसर। ये आपके 15 आंसर है, खत्म। सो आई होप ये 15 आंसर आप LODR के अच्छे से कर लेंगे। तो 16 पेज है हमारे पास, 15 आंसर आपको याद करना पड़ेगा। मैंने आपको 1.25 घंटे में करा दिया है, एंड आई थिंक वो 1.5-2 घंटा लग जाएगा जब अपन सेबी एक्ट करेंगे। तो सेबी एक्ट में आई थिंक 30 पेजेस का है, तो 1.5-2 घंटा लग जाएगा वहाँ पर करने के लिए। इतना ही पढ़ना होता है, इसी में घूमेगा, बाकी तो फिर किस्मत है। अब आप पूरा पढ़ लो तो भी साला लगता है कि पढ़ के नहीं हुआ। यहाँ पर 20 मार्क जितना भी मैंने आपको मार्क करवाया 15 आंसर्स, आप इसको 1 बार देखो, 2 बार देखो, आप इसको 1.5 पे देखो, 2 पे देखो, वीडियो बंद करके देखो, ऑडियो सुनो खाली, पर देखना जरूर बेटा। इतना अगर कर लिया ना, पास हो आप, पक्का पास हो, ठीक है। तो दिस वाज द रिजल्ट दिस टाइम, वी गॉट 1, 18, 30, 36
एंड पीपल हु एनीवन वांट May 22 November 22 फास्ट ट्रैक बैच आप ले सकते हो. इट्स अवेलेबल ऑन let'sindia.in. ठीक है, रुक जाओ अभी. अब देखो, सो अभी अपन पेपर निकालते, तो आर वी एबल टू आंसर जितना अपन ने पढ़ा है. सो अपने से पहले अभी 3 अटेम्प्ट हो रखे, मतलब अटेम्प्ट तो बहुत सारे हो रखे. जुलाई का पेपर था, जैन का पेपर था, नवंबर 20, May 20 में एग्जाम नहीं हुई, फिर नवंबर 19 है, बराबर. सो जुलाई 21 का जो क्वेश्चन है, जुलाई 21 का जो क्वेश्चन है वो सेबी एक्ट पे क्वेश्चन था, 4 मार्क का, न्यू सिलेबस में आया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जैन 21 का पेपर. ठीक है, जैन 21 का पेपर, एक सेकंड रुको. दिस इज जैन 21 का पेपर. इफ यू चेक आउट 4B, जैन 21 न्यू सिलेबस 4B, कितना 4 मार्क का क्वेश्चन था. क्या बोल रहे देखो. सर ग्रोवेल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी नॉट अ सेक्शन 8 कंपनी हैज रिसेंटली लिस्टेड. तो लिस्टेड हो गई. द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर इंडिविजुअल्स ओनली. इट हैज 12 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड. 12 डायरेक्टर्स ऑन इट्स बोर्ड. द कंपनी अप्रोच यू सीकिंग फॉलोइंग. तो 12 लोग हैं पर. व्हाट इज द ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव. शिट, 4 मार्क, एक मार्क का क्वेश्चन. So there should be an optimum combination of executive non-executive, out of which 50% should be non-executive. I mean 50%, मतलब 6 non-executive चाहिए आपको. What shall be the minimum of independent director in case the chairperson of the board is a non-executive director? Oh shit. अगर सर non-executive है, सर हमने क्या बोला सर, चेयरपर्सन अगर एग्जीक्यूटिव होता है, नॉन एग्जीक्यूटिव होता है. सर नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब सर बाहर वाला, तो 1/3 आईडी चाहिए, यहाँ पर हाफ आईडी चाहिए. तो सेम क्वेश्चन, अगर वो डज नॉट हैव अ नॉन एग्जीक्यूटिव, मतलब वो एग्जीक्यूटिव होगा, तो क्या आएगा सर. टोटल है 12 बराबर. सो 12 इंटू 1/3 विल गिव यू 4 ईयर, एंड 12 इंटू हाफ विल गिव यू 6 ईयर. तो इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 6 है, इसका आंसर 6 है, बराबर. What should be the minimum number of independent in case where the regular non-executive chairman is a promoter of Grow Well or is related to promoter. और भैया जो अभी पढ़े वही है. सर अगर रिश्ता बन गया, तो सर क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा. 6 4 6 6, 4 मार्क का आंसर. एंड ये आपको हिंट मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसा है. बताओ, टफ था पेपर. जैन 21 एक ही क्वेश्चन. सेबी पहला वाला क्वेश्चन सेकरा पे था बेटा, फिर वही है सेम, देख लो वही है सेकरा, फिर ये फिर आंसर यही है, ये रहा. 6 4 6 6. लोगों ने कहा था पेपर टफ था. सेबी आया था सर, सेबी बहुत टफ था पेपर, जैन 21. ठीक है. Hence proved you require smartness. Let's do November 20. ये वाला क्वेश्चन है. क्वेश्चन 4A क्या है, November 20 न्यू सिलेबस. Sir, the composition of the board of Apex unlisted company comprises of 7 directors as under. ठीक है. And on 4 what the constitutional audit committee comprises of this chairperson, member. X क्या है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट है. Y क्या है, Y में MD है एंड CEO है, एग्जीक्यूटिव एंड नॉन इंडिपेंडेंट. Z मिसेस Z वुमेन डायरेक्टर, नॉन इंडिपेंडेंट. ABCD इंडिपेंडेंट है, ABC इंडिपेंडेंट है. तो ये बोर्ड का कॉम्पोजिशन है बेटा, ये ऑडिट कमेटी का कॉम्पोजिशन है. ठीक है. अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे कुछ होगा. The majority of the members have the ability to read and understand the FS, but none of them have accounting or related financial management expertise. वहाँ लेके चला गया तुमको. The company went to an IPO and decide now as per SEBI LODR. तो आपको ध्यान रखना कि 177 पे नहीं पूछा इंस्टीट्यूट ने, LODR पे पूछा. आपको LODR पे आंसर करना है. How a qualified and independent audit committee shall be constituted. क्या बोलोगे आप ऑडिट कमेटी की ना, तो सर मिनिमम 3 डायरेक्टर चाहिए, आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट. ऑल द मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट. इसमें एक FR और SFM का एक्सपर्टीज होना चाहिए. अच्छा, जो कंपनी जो चेयरमैन होगा सर वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए वहाँ पर. अच्छा सर, जो कंपनी का जो CS है वो इसका CS बन जाएगा. चेयरपर्सन को AGM में होना चाहिए टू आंसर शेयर होल्डर्स की क्वेरीज.
whether the present constitution of audit committee is in order and whether it can continue post listing its securities on stock exchange. Audit committee में आंसर करना, audit committee. सर मिनिमम 3 लोग होने चाहिए, तो वो तो मीट हो रहा है सर. फिर क्या बोलते हैं सर, ऑल ऑफ द डायरेक्टर, वो तो बताया नहीं है. आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, आउट ऑफ विच 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट, 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट. 66.67 मतलब तीनों इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. इंडिपेंडेंट तो कौन है सर, ए बी सी डी साला एक्स, अच्छा वाई चेयरपर्सन है एंड वाई फिर मेंबर में यहाँ पर नहीं, से बराबर नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट तो ए बी सी डी है खाली, एक्स वाई जी तो वहाँ पर नॉन इंडिपेंडेंट है. गलत बनी है सर, ऑडिट कमेटी गलत बनी है. यू हैव टू आंसर एज पर सेबी एलओडीआर. ठीक है, आपको चेक करना. और क्या आया था, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है. तो थियोरी दी इसने सर, सेबी आता है पेपर में, बहुत टफ आता है सर सेबी, बहुत टफ. वही थियोरी लिखी, 3 डायरेक्टर बराबर है सर, 2/3 कैसे चाहिए अपने को, इंडिपेंडेंट चाहिए. देयरफॉर दे नीड टू चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ ऑडिट कमेटी. सर उसमें से क्या बोला, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स बोला है बट नन ऑफ देम. तो क्वेश्चन में क्या बोला कि सर ऑल मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट, एक एक्सपर्ट होना चाहिए सर, वो भी गलत है वहाँ पर. तो द अबव ऑडिट कमेटी कैन नॉट कंटिन्यू आफ्टर लिस्टिंग. एंड जबरदस्ती 6.177 की बात है, एलओडीआर के हिसाब से पूछा था वहाँ पर, एलओडीआर ही पूछा ना उसने. हाँ, if the company was required to have audit committee as per Companies Act, existing audit committee is also not in order because वहाँ पर majority of members should be independent चाहिए होते हैं. 177 में यहाँ पर 2/3 होते हैं वो बेसिकली. सर सेबी आया था, बहुत ज़्यादा आया था सेबी, देख लो. एक ही क्वेश्चन आया था, 4 मार्क की वीडियो. मैं कहता हूँ 1-2 मार्क का आपको एमसीक्यू में दिख जाएगा. नवंबर 20 करा दिया आपको, जैन 21 करा दिया, जुलाई 21 में सेबी एक्ट से आया था, एलओडीआर से नहीं आया था. पर सेम लॉजिक आप ओल्ड सिलेबस के पेपर में देखो, वही मिलेगा. हाथ का कर लेते वो भी. आई जस्ट चेक्ड, जुलाई 21 का सजेस्ट खुल नहीं रहा है. जैन 21 एंड नवंबर 20 वो सेबी एक्ट के थ्रू आया था. वहाँ पर अगेन वो 3 मार्क है, 2 क्वेश्चन है, 6 मार्क्स. ठीक है, तो जब अपन वो दूसरा पार्ट करेंगे मैं आपको तब करा दूंगा. न्यू सिलेबस में एलओडीआर आ रहा है एंड सेबी एक्ट का जुलाई 21 में आया था. तो जितना भी कंटेंट मैं आपको करा रहा हूँ ना बेटा, अगर इतना कर लिया ना अपने, सेबी आपके हाथ में होगा. अब मुझे नहीं पता कि दिसंबर 21 में कितना वेटेज कैरी करते, बट हाँ हम मान के चलते 4 से 6 मार्क होगा. सो आई डोंट वांट टू रिस्क यू. बेटा 1.5 घंटे में आपको एलओडीआर करा दिया, एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आ जाएगा. पैनिक मत होएगा, वो भी 1.5-2 घंटे का होगा. 3.5 घंटे में आपसे भी आराम से पढ़ सकते हो. जितना अगर आपको अच्छे से करो, मैंने आपको पास क्वेश्चंस भी करा दिए. ठीक है, अच्छा जो बाकी जो क्वेश्चंस आपको नीचे वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वो देख लीजिएगा अगर पास टाइम होगा तो. एंड अगर टाइम होगा फटाफट सुन लीजिएगा उसको, ऑडियो सुन के. व्हेन यू आर रिवाइजिंग इट, वीडियो ऑफ करके आप उसको 1.2 1.5x पे सुने एंड इस बार पास हो जाना इस बार. ठीक है, क्योंकि आपकी बार आखिरी बार, आपकी बार दिसंबर पार. ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट एंड डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. जिसकी भी मदद करूँगा भाई, दुआ बहुत ज़रूरत है अपने को, बहुत ज़रूरत है. चलता हूँ, दुआ में रखना, बहुत जल्द आएंगे सेबी का दूसरा पार्ट लेके एंड उसमें अपन पूरा सेबी एक्ट कर लेंगे. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट. होगा क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आप चाहते हो करना. बाय गाइस.